मैं ये नहीं होता तो कुछ और होता, तो हिरम वो कुछ और क्या हो सकता था अगर ये नहीं होता तो? कुछ और, ठीक है मैं बोलता हूँ। जब मैं 10th हुई ना मेरी, तब सबसे पूछ रहा था घर वाले से क्या बनूं मैं। हाँ। बनना तो सीए ही था, क्योंकि दादाजी का सपना था वो। रग रग में बस वो डेबिट क्रेडिट ही होता है। अपने उसमें ब्लड सेल तो होता ही नहीं है, बस पैसा ही होता है। ऐसा ही होता है। हाँ, देखो इन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली। आपको बोलता हूँ, तब सीए इंटर के टाइम पे जो आपको देखता था ना वर्चुअल वर्ल्ड में, तब आप बोलते थे कि जिसका होगा टॉप 10 एआर में आएंगे उनको मैं बुलाऊंगा, बुला के गिफ्ट दूंगा। बच्चों, विजय नाटा दिस साइड। आज मेरे साथ जो बैठे हैं, शायद अब इन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं, आज पूरा इंडिया इन्हें पहचानना चाह रहा है। मेरे साथ बैठे हैं नवंबर 24 एग्जामिनेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन के ऑल इंडिया रैंक 1 हिरम महेश्वरी। यस, ये जो पॉडकास्ट है ये स्पेशली ऑल इंडिया में पहला पॉडकास्ट है जो एक बहुत डिटेल्ड के अंदर में हो रहा है। हम सारी बातें जानेंगे पॉडकास्ट के अंदर में। पॉडकास्ट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वही यही है कि कैसे एक आम बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा इस इंस्टीट्यूट की हाईएस्ट लेवल एग्जामिनेशन को हाईएस्ट मार्क्स के साथ क्लियर कर सकता है। यह पॉडकास्ट उन हर बच्चे के लिए एक सपना है जो इस चेयर पे बैठना चाहता है, जो कभी इसका भी था, और आगे चल के आप सभी हजारों बच्चों जो इस तरीके के किसी पॉडकास्ट में बैठेंगे और आने वाली जितनी भी जनरेशन से उनको इंस्पायर करेंगे, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। ये हर उस बच्चे ने देखना चाहिए जो इंटर या फाइनल लेवल पे है, ताकि आप अपने स्टडी को बहुत अच्छे से प्लान करें। पॉडकास्ट के अंदर में पर्सनल कम और आपके एग्जाम ओरिएंटेड डिटेल्स बहुत ज्यादा होंगे। कहीं कहीं पे बीच में हम इसको पर्सनलाइज करेंगे, और हां, आप सभी को इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूं ऑल इंडिया रैंक 1 हिरम को। हमारे साथ इंटर एंड फाइनल दोनों लेवल पे थे। आपके डैड अकाउंटेंसी प्रोफेशन के अंदर से आते हैं एंड मॉम एक टीचर है। हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, और इंडिया का दिल जिसे कहा जाता है हैदराबाद, राइट। दिल्ली के अलावा हैदराबाद से जो लोग कनेक्टेड है वो जानते हैं मैंने ऐसा क्यों कहा। और हां, मुझे आज बहुत गर्व हो रहा है, मुझे आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं वन ऑफ माय स्टूडेंट के साथ बैठा हूं जिसने इंडिया के इस बहुत बड़े एग्जामिनेशन को अचीव किया है। मुझे जहां तक के याद आता है, हमेशा से हिरम से जो मैंने सुना है वो विज्जू भैया सुना है रादर देन विज्जू सर। हाँ। और अभी जब हम इस पॉडकास्ट से पहले मिले, वो 2 मिनट के लिए एकदम ऐसा शॉक हो गया था, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को वर्चुअल वर्ल्ड के बाहर पहली बार पुणे के अंदर में मिले। इस पॉडकास्ट को हम पुणे में शूट कर रहे हैं, और मैं सबसे पहले आप सभी के बिहाफ पे और मेरे बिहाफ पे हिरम को मैं वेलकम करना चाहूंगा बाय गिविंग अ बुके। सो सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिरम, कैसा फील हो रहा है हमारे इस तरीके से मिलने पे? पहले तो बहुत बहुत प्रणाम सर। थैंक यू सो आपका मच, थैंक यू आशीर्वाद सो दे मच। दो। अभी आप बोले ना कि वो सपना सबका रहेगा, जैसा इसका भी था। कभी आपको बोलता हूँ, तब सीए इंटर के टाइम पे जो आपको देखता था ना वर्चुअल वर्ल्ड में, तब आप बोलते थे कि जिसका होगा टॉप 10 एआर में आएंगे उनको मैं बुलाऊंगा, बुला के गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट देने के बाद में अपन लोग कुछ बात करेंगे, सबके सामने बोलेंगे। तब था मेरा वो सपना कि एक दिन कॉल आएगा आपको। उस दिन आपने रात में कॉल किया था, पता है, रिजल्ट के दिन। तब भी आपको बोला था कि ये दिन के लिए मैं वेट कर रहा था इतने टाइम से, कि एक दिन सर का कॉल सामने से आएगा और मैं पुणे जाऊंगा। और आज जब वो सपना पूरा हुआ ना, लिटरली जब मैं आया था, फ्लोर पे चढ़ा एंड बस सर को देख के एकदम शॉक हो गया। एकदम बस लग ही नहीं रहा था कि आप एक्चुअल में हो या बस देख रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा था। इवन देन हम लोग 5 मिनट बाद के, फिर भी ऐसा लग रहा था कि शायद मैं सपना ही देख रहा हूं। एकदम बस वो नमनेस से सा फीलिंग आ रही थी। लेकिन अभी बस थोड़ा बात करते करते लग रहा है कि हाँ, अब हकीकत है, भगवान ने कर दिया है सब कुछ। जो सपने थे एक एक करके पूरे सपने पूरे हो रहे हैं सर, अभी ऐसा लग रहा है। भगवान से बात निकली तो मैं एक सवाल भगवान से ही चालू करना चाहूंगा। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट, तू और मैं दोनों कृष्णा को बहुत मानते हैं। हाँ। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इस जर्नी के अंदर में सिर्फ पढ़ाई होती है, कुछ कहते हैं सिर्फ लक होता है, कुछ कहते हैं सिर्फ पढ़ाई होती है। क्या मानना है हिरम का, क्या होता है? तो भगवान पे भरोसा आना तो बहुत जरूरी है सर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर अपने को खुद पे भरोसा नहीं है, अपने भगवान पे भरोसा नहीं है, तो अपना कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि अपन सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड जो फल है वो भगवान के हाथ में ही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कर्म कर रहे हो ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि शायद मुझे फल नहीं मिल रहा है, वो भगवान के अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट हो रहा है बराबर।
भगवान बराबर डेबिट कर रहे हैं, पूरा जो भी तुम कर्म कर रहे हो ना पूरा लिख रहे हैं। अगर आज नहीं मिला कुछ, कल उससे बड़ा मिलेगा। सेम मेरे केस में हुआ सर। फाउंडेशन में रैंक चाहिए था, नहीं मिला। इंटर में चाहिए था, नहीं मिला, 5 मार्क्स से गया। फाइनल में सीधा फर्स्ट मिला। तो भगवान ने जो पूरा कर्म किया था ना मैंने, वो लिख के रखा और बस नैया पार लगा दी। आई विविडली रिमेम्बर, मुझे याद आता है कि इंटर का रिजल्ट आया था और अपनी बात हुई थी। इंटर के रिजल्ट के बाद हमारी बात हुई थी एंड यू वर लिटिल डिप्रेस्ड कि सर यार 5 मार्क्स से रैंक रह गया। हाँ, है ना। एंड दैट टाइम मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बताए ना बताए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ही हैज प्रॉमिस्ड कि सर मैं फाइनल के अंदर में रैंक लेकर के आऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल सर। तो हमारी बात भी हुई थी इस टाइम पे और मैंने बस एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर एक ही बात बोली थी, बाबा तुम मेहनत कर, ये चीज जरूर हो जाती है। क्योंकि हम दोनों भी बहुत बिलीव करते हैं कि वहां ऊपर कोई बैठा है जो हर चीज का हिसाब रख रहा है और वो चीज जरूर देखेगा। वेल हिरम, मैं चाहता हूं कि बच्चे आपके थोड़ा सा पर्सनल बैकग्राउंड को भी जाने बिफोर गोइंग टू अनदर थिंग। कैसा रहा, मतलब आप किस फैमिली माहौल से आते हैं, मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर क्या करते हैं, 10th कैसा रहा, 12th कैसा रहा, और सीए में आने की जो जर्नी थी ये किस तरीके से चालू हुई? ठीक है सर। तो पहले तो आपने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा ना, उसका पहला आंसर देता हूं। तो मेरे दादाजी का सपना था कि मेरे पापा सीए बने, लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से उन्होंने अपना सीए ड्रॉप करना पड़ा। और वो पहले रहते थे इचलकरंजी में, महाराष्ट्र में। तो वो आ गए हैदराबाद आके उन्होंने अपना सीए जर्नी ड्रॉप कर दिया और फिर वो काम करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड वर्किंग इन अ सीए फर्म फॉर 2 to 3 years। लेटर ऑन वो एक कंपनी में ज्वाइन किया। स्टिल नाउ ही वर्क्स इन द सेम कंपनी। वो अकाउंटेंट रोल पे है वहां पे। अभी ये सपना कैसा आया सीए करने का? जब मैं 3rd 4th क्लास में था ना, तब दादाजी ने बोला था कि मैं ऐसे पूछ रहा था सबको कि बड़े होके क्या, तब तो कैसा होता है कि बस जो सुना वो बन लिया। आज चोर पुलिस देखा, चोर बन गए, कल टीचर को देखा, टीचर बन गए, वैसा हो जाता है। तो वो टाइम पे दादाजी ने बोला था कि पापा का सपना था कि सीए बने, और हुआ नहीं। दादाजी बोलते मेरी वजह से नहीं बन पाए, ऐसा बोले थे। तब मुझे लगा कि शायद मुझे बनना चाहिए। तब तो पता भी नहीं होता था मतलब मीनिंग क्या है क्या नहीं है, 3rd क्लास में था तब तो। लेकिन वो मोमेंट था जब पहली बार दिमाग में गया कि हाँ बस सीए बनना है। ऐसा भी हो सकता था कि शायद नहीं बनता, लेकिन ओवर द पीरियड मेरे भाई बहन भी थे और फैमिली वाले भी थे जो कर रहे थे सीए। उनको देखते देखते इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। हाँ, बट इवेंचुअली नाउ सीए करने का सिर्फ एक ही पर्पस था, मेरे पापा का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे दादाजी का सपना पूरा करना। वरना मैं ये लाइन में आता ही नहीं, मेरी लाइन कुछ और होती। लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो सपना मैंने पूरा किया और मैं लाइन में आया, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि बस मैं यहीं बिलोंग करता हूं, ऐसा नहीं कि कहीं और जाना चाहिए। तो वो जब सपना पूरा हुआ ना, तो मुझे एकदम वो लगा कि फाइनली आज हो गया है। दादाजी खुश हुए ऊपर से। क्या बात है। 10th में कितने परसेंटेज थे हिरम को? 10th में 97% थे। आईसीएसई सिलेबस से पढ़ा हूं मैं, फ्रॉम सेंट जोसेफ स्कूल इन हैदराबाद। इतने आते हैं? हाँ आते हैं सर। हम लोग उस बैकग्राउंड से नहीं आते। नहीं आते। 12th में कितने परसेंटेज थे? 12th में थोड़े कम हो गए थे, 96% हो गए थे। ये थोड़े 1% कम होने को कम होना नहीं बोलते धरती पे, थोड़े कम हुए ना सर। ये देख रहे हो तुम, ये होता है स्कॉलर बच्चा, मतलब 1% कम हो गया साला, यहाँ तो मतलब परसेंट ही 1 हो जाता है। खैर, फाउंडेशन की जर्नी किस तरीके से रही? आई मीन फाउंडेशन में एंट्री, फिर क्योंकि 12th होने के बाद तो ये सोच ही लिया होगा कि ये करना ही है, बचपन का भी सपना था, तो फिर फाउंडेशन की जर्नी किस तरीके से रही? फाउंडेशन की जर्नी तो हम तो कोविड बैच के निकले, लेकिन हमारी किस्मत ये नहीं थी कि हमें ऑनलाइन पेपर मिले, हमें तो जाके लिखना पड़ता। फिजिकल तो पढ़ना तो है ही, ऐसा नहीं कि कोई चीटिंग कर लो। तो फाउंडेशन में कितने मार्क्स आए थे? फाउंडेशन में 328 आए थे। 328 हाँ, लेकिन वो टाइम पे रैंक का सिस्टम हट गया था। हाँ, तो इसलिए रैंक नहीं आया। और इंटर में आए 584, 5 मार्क्स से रैंक रह गया था। हाँ, उस टाइम पे रैंक बराबर है, 5 मार्क्स से रैंक रह गया था। और एक बात बोलता हूँ सर, सॉरी, मैंने ना फिर पेपर्स मंगाए थे मेरे, फिर डीटी का पेपर चेक किया था टैक्स का, तो उसके अंदर जो फर्स्ट सम होता है 14 मार्क का, उसमें एक छोटी गलती की मैंने, उसमें ही 5 मार्क गए। और वो 5 मार्क की वजह से यहाँ आ गए। तो मैंने तब सोचा था कि नेक्स्ट टाइम जब डीटी लिखूंगा फाइनल में, तब तो 14 में 14 नंबर आने के हैं। तब वो फिक्स कर लिया था। क्या बात है। और फाइनल में पूरा इंडिया जानता है क्या हुआ। आपने क्वेश्चन का जवाब दिया, जिससे मैं एक और क्वेश्चन निकालता हूं। हाँ, बोलिए। कि
मैं ये नहीं होता तो कुछ और होता, तो हिरम वो कुछ और क्या हो सकता था अगर ये नहीं होता तो? कुछ और, ठीक है मैं बोलता हूँ सर, जब मैं 10th हुई ना मेरी, तब सबसे पूछ रहा था घर वाले से क्या बनूं मैं। हाँ। बनना तो सीए ही था क्योंकि दादाजी का सपना था वो। पापा ने बोला कि तू यूपीएससी कर, तू आईएएस बन। वो घर में बुक लाके भी रख दी है, लेकिन वो बुक देख के पढ़ने का मन ही नहीं हुआ कि वो बुक क्यों पढ़ू। मम्मी बोलती है तू एयरफोर्स में जा, लंबा है हट्टा कट्टा एकदम, चला जा वहां पे। लेकिन एयरफोर्स के लिए वो चाहिए होता है एमपीसी, साइंस इतना इंटरेस्ट था नहीं। अपन तो बनिए एकदम रग रग में, बस वो डेबिट क्रेडिट ही होता है अपने, उसमें ब्लड सेल तो होता ही नहीं है, बस पैसा ही होता है। ऐसा ही होता है। हाँ देखो बस। इनने बहुत बढ़िया बात बोली, मारवाड़ियों बनियों के रगों में ब्लड सेल्स नहीं पैसा ही होता है। हाँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है ना? तो बस वही था कि साइंस में तो इतना जाने का इंटरेस्ट था नहीं, इसलिए फिर कॉमर्स साइड में आ गया। नहीं तो या तो एयरफोर्स जाता या आईएएस बनता। तो जो छोटा भाई है वो भी है, छोटा भाई है, छोटी बहन है, वो लोग क्या कर रहे हैं? मेरे छोटे भाई बहन कोई नहीं है, बड़े भाई है मेरे। Okay. वो एफआरएम कर रहे हैं अभी, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, यूएस का कोर्स होता है वो, दैट इज हाँ। मोस्टली ऑन रिस्क मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स, जैसा बोल सकते हैं आप। ओके। तो उनका सपोर्ट ओवर द पीरियड बहुत ज्यादा था। मतलब मेरे घर में तो उनको मेरी दूसरी माँ बुलाते थे, ऐसा अभी भी बुलाते हैं कि कुछ भी अगर है तो वो देख लेंगे मेरा। अगर घर में कोई भी नहीं है, रात के 2 बजने दो 3 बजने दो, वो भाई का इतना सपोर्ट था, नहीं तो मैं आज नहीं बैठा होता उनके सपोर्ट के बिना। यहीं से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चा इंडिया में इस चीज को हैंडल करता है। आप कह रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला फैमिली का, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहूंगा भारत के हर बच्चे को जो इन कोर्सेज को कर रहा है उनको मिलना ही चाहिए, या कोई भी कोर्सेज कर रहा है मिलना ही चाहिए। अभी जैसे मैं, हिरम तू जानता है मैं उस बैकग्राउंड से नहीं आया जहां पे मुझे ये सपोर्ट मिला, और भारत का बहुत सारा बच्चा ऐसा है कि एक अटेम्प्ट लग जाता है, 2 अटेम्प्ट लग जाता है तो वो फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट बाद तो फैमिली भी बोलने लगती है अब मत कर मत कर मत कर। मैं जानता हूं कि आप शायद इसको सही तरीके से एड्रेस कर पाओगे कि जिनको मिला वो तो ठीक है, जिनको नहीं मिला उनने क्या करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि एक आध अटेम्प्ट लगने के बाद घर वाले भी बोल देते हैं कि अब छोड़ दे, 2-3 अटेम्प्ट हो गए अब छोड़ दे, नहीं हो रहा है। उन बच्चों ने अपने आप को किस जगह पे देखना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? तो सर देखो, मैं एक बात बोलता हूं, मैं शायद एकदम करेक्टली ना बता पाऊं क्योंकि मैं वो जगह पे था नहीं, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता। नेगेटिविटी तो होती है सर आसपास, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नेगेटिविटी को अपन एक बैरियर बनाए और अपन एक क्लोज सर्कल में अपने लिए एक पॉजिटिविटी क्रिएट करें। क्योंकि लोग अगर कुछ बोलेंगे तुम नहीं कर सकते हो ये, चलो इसके रिलेटेड एग्जांपल देता हूं सर। मैं सीए शुरू कर रहा था, अब अपना तो पूरा मारवाड़ी समाज है, तो सब लोग मम्मी को पूछ रहे थे कि क्या करने वाला है अभी आगे 12th के बाद। तो मम्मी बोल रहे थे कि देखते हैं सीए करते हैं, मतलब पक्का नहीं है अभी, ऐसा बोल रहे थे। तो बहुत मम्मी के थोड़े समाज में थे लोग, तो उन्होंने मम्मी को बोला कि मत डाल, उससे नहीं होगा, सीए खत्म नहीं कर पाएगा वो, अटक जाएगा वो, 7-8 साल बर्बाद हो जाएंगे उसके। एक बार तो ऐसा हुआ, मेरे सामने एक आंटी ने बोला, तब एकदम वो अंदर अंदर लगा वो चुभा कि अब तो मैं किसी के लिए करूं ना करूं, वो आंटी के लिए करूंगा और उसे बताऊंगा कि कोई करे ना करे मैं तो कर सकता हूं। और वो आंटी ने आके कांग्रेचुलेशंस बोला है जब AR1 आया, शाबाश, तब मुझे लगा कि आज जीता हूं, सफल हो गया, आज जीता हूं मैं। और वो टाइम मम्मी के मुंह पे जो मुस्कान थी ना कि ये लोग जो सब बोल रहे थे कि ये बेटा नहीं कर सकता है, वो आज करके दिखाया। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि उसको मोटिवेशन की तरह लो। अगर कोई तुम्हें बोले कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम उन्हें करके दिखाओ और पॉजिटिव रहो, उनकी नेगेटिविटी अंदर मत आने दो। मेरे साथ भी ये चीज हुई थी। मेरे कुछ कजिन्स ही थे, बड़े थे मेरे से, कजिन्स ही थे, उन्होंने बोला था कि यार तू नहीं कर पाएगा, बोले ये जो है ये सिर्फ रैंकर लोगों का काम है, जो स्कॉलर लोग हैं उनका काम है। हाँ। और जब आज उनका बच्चा 10th में आता है ना, तो वो बोलते हैं यार विजय इसको सीए कराना है, सीएस कराना है। तो ये बात तो है, ये बात तो मैंने भी एक्सपीरियंस की है। सही है, पहले लोग तुम्हारे ऊपर शक करेंगे, दूसरा तुमको नकारा बोल देंगे, और जिस दिन तुम कुछ सक्सेसफुल हो जाओगे उस दिन बोलेंगे इसको तो मैं बहुत पहले से जानता था। तो ये चीज होती है। अब पर्सनल लाइफ जानने के बाद मैं चाहता हूं आ जाते हैं मेन सेगमेंट के ऊपर, जिसके लिए पूरा भारत वेट कर रहा है कि सर स्टडी पैटर्न किस तरीके से रखा जाए, स्टडी शेड्यूल किस तरीके से रखा जाए। तो कुछ रैपिड क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका जवाब आपकी तरफ से चाहिए। बिल्कुल सर। रैंक में आने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, मतलब एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? 12 घंटे पढ़ता था मैं, उसमें से 11 घंटे इफेक्टिव निकल जाता था। तो 11 घंटे इफेक्टिवली पढ़ना पड़ता हाँ। है। दूसरा, प्रैक्टिस ज्यादा या थ्योरी ज्यादा? प्रैक्टिस ज्यादा। प्रैक्टिस ज्यादा। हाँ। ओके, यू विल प्रिफर अ पीडीएफ और अ बुक? बुक।
You will always prefer a Yeah. book. Writing or auditing the exams? राइटिंग the exam. Yeah. थ्योरी के पॉइंटर्स लिखना चाहोगे या थ्योरी के पूरे आंसर्स लिखना चाहोगे? पॉइंटर्स लिखना चाहूंगा, पॉइंटर्स में भी बस कीवर्ड्स लिखना चाहूंगा। ओके, प्रैक्टिकल पेपर्स को किस तरीके से डील किया जाए? प्रैक्टिकल पेपर्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, हर क्वेश्चन को कम से कम 3 बार तो सॉल्व करो ओवर द पीरियड 2-3 महीने में, ताकि तुम्हें याद ना रहे, तुम्हारी उंगलियों को याद रहे क्वेश्चंस। आरटीपी, एमटीपी और पास्ट पेपर विच इज मोर इफेक्टिव? एवरीथिंग इज मोर इफेक्टिव। 2 years RTP, 3 years RTP, 5 years RTP? 3 years RTP। 3 years RTP is sufficient enough. 4 attempts RTP। 4 attempts RTP. Four That means attempts। 2 years. 2 years। 2 years RTP is more important. Okay. पढ़ाई के बीच में मोबाइल या सिर्फ पढ़ाई? पढ़ाई के बीच में मोबाइल नहीं, कुछ और गेम, कुछ और खेलो, मोबाइल मत यूज करो, मोबाइल का रेडिएशन दिमाग में जाता है। मोबाइल का रेडिएशन दिमाग में जाता हाँ। है। ओके, इफ अ पर्सन पास और पास विथ रैंक, व्हाट इज मोर इफेक्टिव? इफ अ पर्सन पास विथ रैंक, बहुत ज्यादा प्रेजेंट वैल्यू बढ़ेगा, तुम्हारा वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा, बहुत वैल्यू बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा। फेल होने के बाद अ पर्सन शुड प्रैक्टिस मोर और ही शुड अगेन फोकस ऑन लर्निंग ओनली? प्रैक्टिस मोर, लर्निंग तो हो गया है ना, पहले प्रैक्टिस करना चाहिए अभी। चलिए, तो ये थे कुछ रैपिड फायर्स जो आपको शायद बहुत इजीली जवाब दे दे। अब हम आते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर। स्टार्टिंग फ्रॉम फाउंडेशन, अगर कोई बच्चा फाउंडेशन में और ये वीडियो वो देख रहा है, तो फाउंडेशन में उसने क्या ऐसी गलतियां जो अवॉइड करनी चाहिए पढ़ते वक्त? फाउंडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक गलती करते हैं नॉर्मली, जो मैंने देखा बच्चे, क्योंकि जब 12th में होते हैं, आपकी भाषा में एकदम कवले कवले बच्चे होते हैं वो, तो उनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां वहां भटको मत। और क्योंकि मई में अटेम्प्ट होता है, अभी जैसे तुम्हारा मार्च में हो गया 12th, अब मई में तो तुम्हें अटेम्प्ट देना पड़ेगा। 2 महीने में तो कुछ होगा नहीं प्रिपरेशन, तो जब 12th में हो तभी से प्रिपरेशन उसे शुरू कर देनी चाहिए। अब नॉर्मली अपन जैसे देखते हैं जेईई एंड ऑल में तो 10th 11th से शुरू कर देते हैं। अपने पास भी 11th 12th फाउंडेशन का क्यूमुलेटिव बैच होता है। हाँ, परफेक्ट। तो 11th 12th फाउंडेशन का जो क्यूमुलेटिव बैच होता है ना सर, तो 11th 12th में फाउंडेशन को वो रिस्पेक्ट दो, क्योंकि जब तुम लोग सोचोगे, मैं भी था वही पोजीशन पे, 11th 12th में बस 11th 12th को रिस्पेक्ट देता था, फाउंडेशन को इतना देता नहीं था। लेकिन मेरा एडवांटेज मेरा नवंबर में था अटेम्प्ट, मई में नहीं था, तो मुझे तो टाइम मिल गया। तो 11th 12th में फाउंडेशन को उतनी रिस्पेक्ट दो, पढ़ाई करो, उतना टाइम दो, एटलीस्ट दिन में 11th 12th के साथ 1 घंटा 1.5 घंटा निकालो। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। मैथ्स और लॉ फाउंडेशन में बहुत ज्यादा डराते हैं, क्या करना चाहिए? लॉ के लिए बहुत ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि लॉ में बहुत गलती लोग करते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और जो स्ट्रक्चर करना होता है ना आंसर को, क्योंकि लॉ पहली बार लिख रहे हो तुम लोग एग्जाम में, आज तक तुमने कभी लॉ पढ़ा ही नहीं है, ना 11th में ना 12th में। तो ये टाइम एक तो सर से गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है, जो भी फैकल्टी से तुम पढ़ो, कैसे आंसर को स्ट्रक्चर करना चाहिए और उसको लिखने की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और मैथ्स के अंदर वो तो ऑब्जेक्टिव होता है, उसके अंदर बार बार क्वेश्चन सॉल्व करना, हर एक चैप्टर को रिपीट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कैलकुलेटर पे स्पीड पकड़ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें टाइम कम रहेगा, तुम्हें 2 घंटे का रहेगा मेरे ख्याल से, 2 घंटे में पूरे 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना है। तो कैलकुलेटर की स्पीड जितनी अच्छी होगी उतने क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट होंगे। ओके, कमिंग टू इंटर का जो बच्चा होता है वो फाउंडेशन से शायद डबल ट्रिपल दबाव में ज्यादा आ जाता है, हाँ। है ना? फाउंडेशन का कौन सा सब्जेक्ट था जो सच में बोर लगता था? टैक्स मत बोलना, पहले बता रहा हूं। फाउंडेशन का इंटर का, सॉरी इंटर का सब्जेक्ट्स में बर्डन बढ़ जाते हैं, तो इंटर का वो कौन सा सब्जेक्ट था जो बहुत प्रेशर क्रिएट करता था स्पेसिफिकली तेरे को, यार ये बहुत बोर होता है, यार ये छोड़ दे? आज तक पूरे सीए जर्नी में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था जो सताता था, वो है ऑडिट, और कुछ नहीं। फुल रेस्पेक्ट सर। ऑडिट को लेकर के तो यार पूरा इंडिया मतलब ये कहता है कि यार ये सब्जेक्ट पता नहीं क्या ही है, समझने में तो खैर समझ जाता है, लिखना क्या है वो नहीं समझ में आता। अच्छा, ओके, व्हेन इट कम्स टू इंटर लेवल के अंदर में कितने महीने सेल्फ स्टडी के लिए सफिशिएंट है? कितने महीने सेल्फ स्टडी के लिए सफिशिएंट है वो डिपेंड करेगा जो तुम लोग दिए हो क्लासेस के साथ। अगर क्लासेस के साथ तुमने डेली रिवीजन किया है 2 घंटा या 1.5 घंटा, एटलीस्ट जो क्लास में जो सुबह पढ़ा रहे हैं ना, हमेशा याद रखो कि घर जाके उसको रिवाइज करे। अगर वो रिवाइज नहीं करोगे, वो लगेगा कि कभी क्लास की नहीं, जब बुक खोलोगे तो नया ही दिखेगा। वो केस में कम से कम 4 महीने 5 महीने का सेल्फ स्टडी चाहिए। अगर क्लासेस के साथ पढ़ लिया तो 3 महीने में हो जाएगा, 2 से 3 महीने। 3 महीने सफिशिएंट इनफ, मतलब अगर क्लासेस के टाइम पढ़ा तो ये बात बहुत जरूरी है। ये बात हम भी कहते हैं कि आज का पकाया हुआ आज ही खत्म कर दो, नहीं तो कल हो जाएगा बासी। हाँ। मतलब ये है। और खैर अपने पास तो फेस टू फेस क्लास वगैरह भी होती है, तो अपन हर बार बच्चों को ये रिकमेंड करते हैं दैट जिस दिन आज जो तुमने पढ़ा वो आज ही खत्म कर दो,
यस अब एक दिक्कत आज पूरे इंडिया को आती है हिरम, और आपने भी क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन करी है, तो यार ऑनलाइन के अंदर में 3 घंटे का लेक्चर कई बार 5 घंटे पे पहुंच जाता है, कई बार तो 2 दिन पे पहुंच जाता है, 3 दिन पे पहुंच जाता है। तो इस पे डिसिप्लिन कैसे बना के रखे? देखो भाई, बहुत लोगों ने सर ये क्वेश्चन पूछा मुझसे कि ऑनलाइन में डिसिप्लिन कैसे बनाया तूने। कभी भी जब भी डिसिप्लिन ना आए, ऐसे लगे कि बस छोड़ दूं, सोचो कि तुमने कोर्स में आए क्यों हो तुम। अब मेरा ऐसा था कि मुझे तो दादाजी का सपना पूरा करना था, और दादाजी का सपना तो सीए करने का था, लेकिन मम्मी का सपना था कि ऑल इंडिया रैंक बनाए। अब जब वो अगर मैं सोच लिया दिमाग में कि यार मम्मी का सपना है ऑल इंडिया रैंक बनाए, तो मैं खुद को पूछता था खुद को कि कोई और बंदा कहीं कोने में बैठ के मेरे से 1 घंटा ज्यादा पढ़ रहा है, अब 1 घंटा अगर मैं यहां नहीं दूंगा वो तो आगे निकल जाएगा। बस वो एक ही मोटिवेशन था सर कि अगर कोई ना कोई तो है जो पढ़ रहा है, बस उसको हराना था। ऐसा नहीं है कि मतलब सबको हराना है, वो माइंडसेट नहीं रखना है, लेकिन ऐसा भी मोटिवेशन लेना है कि बाकी लोगों से अपने को बढ़ के करना है। तो मैं क्यों नहीं कर सकता? हाँ परफेक्ट, ये सही है। बाकी कर सकते तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो वहां पे जब सोचते हो ना तो आप बैठ जाते हो। जैसा मैं एग्जांपल देता हूं सर, मुझे ना बीच में मैं सीएफए भी कर रहा था, तो मुझे क्लासेस के साथ टाइम मिला नहीं। एक रात में मैंने डीटी के 6 लेक्चर निपटाए। 8 बजे बैठा था मैं और सुबह 8 बजे उठा हूं सीधा। 12 घंटे बैठा था, स्पीड पे देखा था। अब आई डोंट सजेस्ट ऐसा करो, क्योंकि मेरा तो सिचुएशन वो था। अब इसका मुझे बाद में रिपरकशन भी पड़ा कि बाद में मुझे जब सेल्फ स्टडी करने में थोड़ा दिक्कत हुआ। दिन में 1 लेक्चर ही देखो, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि ज्यादा पूरा एक साथ देखो, लेकिन जब मेरे मन में था कि मुझे रैंक लाना है तो मैं बैठ गया 12 घंटे लाइन से। तो उतना डेडिकेशन होना चाहिए। अगर डेडिकेशन नहीं होगा तो फिर फल भी नहीं मिलेगा सर। ये बात बिल्कुल सही है, डेडिकेशन नहीं होगा तो फल भी नहीं मिलेगा। तो मैक्स टू है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, आप क्या सजेस्ट करोगे? लेक्चर देखते हैं, फिर बीच में पॉज कर देते, 15 मिनट रील ऑब्जर्व कर देंगे, 5 मिनट बोल करके, हाँ। और फिर वापस आ जाएंगे। क्या लगता है आपको इस टाइम पे क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ, ऐसे टाइम पे मैं भी था, लेक्चर देख रहा था, बीच में पॉज करके रील देख रहा था या कुछ कर रहा था। हाँ, राइट लेफ्ट सर। हाँ, स्वाइप तो नहीं, स्वाइप हो गया था, स्वाइप के बाद की बात है, लेकिन फिर लगा कि शायद गलत दिशा में जा रहे हैं। तो इंस्टाग्राम बहुत स्क्रॉल कर रहा था, तो इंस्टाग्राम का पासवर्ड बदला, CA फाइनल AIR1 लगाया और इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। तब सोचा था जब रिजल्ट आएगा ना तब ये पासवर्ड से खोलूंगा, और लिटरली खोला मैंने वो पासवर्ड से और अकाउंट को पब्लिक कर दिया। अब फॉलो करो सब लोग। क्या बात, मतलब देख रहे हो, ये माइंडसेट का गेम है। मेरे को लगता है पूरा का पूरा माइंडसेट आप जो पहले से बना के चलोगे ना, गेम वही होने वाला है। आप देख सकते हो डिटर्मिनेशन किस चीज को बोलते हैं। मतलब जो चीज तकलीफ दे रही है उसके ऊपर अपने ड्रीम को लगा दो, काम खत्म। और ये चीज मैं भी करता हूं जेन्युइनली। मेरा अलार्म जो है ना आज भी, हाँ। वो अलार्म इस तरीके से ही बजता है रोज सुबह, विजय प्लीज वेक अप, योर गोल्स आर स्टिल इनकम्प्लीट। वाह, मेरा अलार्म, एप्पल में ये फीचर है कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो विजय प्लीज वेक अप, योर गोल्स आर स्टिल इनकम्प्लीट। तो ये जैसी बचता है ना मेरे को, वो ऐसे लोग 5 अलार्म बजाते हैं, मेरे लिए एक ही ठीक बस है। हाँ। लोग 5 लगाते हैं, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, मेरा एक ही है और उससे मैं खुल जाता हूं, समझा है ना? हाँ। अच्छा, इंटर लेवल पे मैं एक और सवाल पूछूंगा आपसे। हाँ। अभी जैसे इट इज अ मिक्सचर ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, तो एक दिन में जैसे आपने बोला आप 12 घंटे पढ़ते थे, तो अब मैक्सिमम बच्चा, जो मुझे भी लगता है गलत होता है, वो बोलते हैं आज मैं अकाउंट्स लेके बैठ जाऊंगा, आज ही 3 दिन तक के मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा, अकाउंट्स कंप्लीट कर दूंगा, फिर 4 दिन लॉ पढ़ूंगा, लॉ कर दूंगा। जबकि मेरे को लगता है जो अपने केस में भी अपन ने भी फॉलो किया था, गोरिल्ला वॉरफेयर करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज भी बोलते हैं हमारे, गोरिल्ला वॉरफेयर करो, एक साथ सब सब्जेक्ट को 2-2 घंटा करके आगे बढ़ाओ। क्या लगता है क्या करना चाहिए? एक दिन में बैठ करके पूरा सब्जेक्ट खत्म करने के ड्रीम, या फिर ईमानदारी से एक ही दिन में दोनों ग्रुप के सब्जेक्ट्स को उठा करके आगे बढ़ाना चाहिए? राइट सर, तो मैं मेरा इंटर का स्ट्रैटेजी बताता हूं, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली इंटर के लिए पूछा था। इंटर में मेरे टाइम पे तो 8 सब्जेक्ट थे, अभी 6 के हिसाब से बोलता हूं मैं। अभी 6 सब्जेक्ट है, समझो कोई भी 4 ले लो। मेरा तो सिंपल स्ट्रैटेजी था सर कि ये टाइम तक मैंने फिक्स कर लिया था कि 20 दिन में एक रिविजन होना है। अब मेरा ऐसा था ही नहीं कि मैं आज बस अकाउंट्स लेके पढ़ूंगा, अकाउंट्स के बाद लॉ लेके करूंगा। जो मेरा मन कर रहा है वो करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं दिन में 12 घंटे पढ़ता था, चाहे मैं कुछ भी पढ़ूं। अब समझो मेरे को अकाउंट्स का मन कर रहा है कि चलो अकाउंट्स करूं, तो प्रैक्टिकल करता था। प्रैक्टिकल करते करते बोर होगा, थ्योरी उठाता था, थ्योरी से जल्दी बोर होता, फिर प्रैक्टिकल उठाता, दूसरा प्रैक्टिकल कॉस्टिंग। तो थ्योरी प्रैक्टिकल करते करते
तुम्हें बोर नहीं होता। अगर तुम एक ही सिर्फ थ्योरी करते जाओगे एकदम बोर हो जाओगे। अब एक बार बोर होना शुरू हो गया ना सर, तो जो सुबह पढ़ा है वो शाम तक भूल जाओगे, और शाम का जो पढ़ा है वो तो पढ़ा ही नहीं है, वैसा हो जाएगा। तो पूरा दिन कचरे में गया फिर तो थियरी प्रैक्टिकल का मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है सर मेरे हिसाब से। ओके, तो दिन में एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ना है, हाँ, ये तो कंफर्म है। हाँ, और थियरी प्रैक्टिकल को घुमाते रहो तो ये ज्यादा बेटर हो जाएगा। थियरी प्रैक्टिकल को तो बहुत घुमाना चाहिए। मेरे भी बहुत दोस्त हैं जो सिर्फ थियरी पढ़ते हैं दिन में, वो इफेक्टिव नहीं होता सर, मुझे लगता है। थियरी प्रैक्टिकल जब साथ में घूमता है ना तभी दिमाग में जाता है। जो प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था और मुझे बोला गया था कि आपसे स्पेसिफिकली पूछो कि सर हम प्रैक्टिकल को सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कई बार एक एक डेढ़ घंटा लग जाता, तो फिर क्या ये इफेक्टिव है क्या? हाँ, तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम दो चीज को सेपरेट करो। पहले तो कॉन्सेप्ट और दूसरा है राइटिंग प्रैक्टिस। अभी अगर टैक्स ले लो आप, टैक्स में अगर आपको टैक्स कैलकुलेशन ही नहीं आया तो तुम क्या बनाओगे पेपर में? तो जब मेरा स्ट्रेटेजी क्या था, जब मैं पहला रिवीजन करता था तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करता था। समझो एक सम है, मैं रफ में सॉल्व करता था उसको फटाफट। एक बार रफ में सॉल्व हो गया तो कॉन्सेप्ट पे पकड़ आ गई। सेकेंड रिवीजन में पूरा डब्बा बना के एकदम पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज लिख के एक एक लाइन मार के वैसा सॉल्व करता था। सेकेंड रिवीजन में फोकस था प्रेजेंटेशन पे, टाइम पे। फर्स्ट रिवीजन में फोकस था कॉन्सेप्ट पे। तो एक बार जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है ना सर, वो टाइम पे फिर आपका एक क्वेश्चन ही नहीं आता कि 1.5 घंटा इफेक्टिव है क्या, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन में तो आप बस रफ में कर रहे हो ना, तो डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये एक बात बड़ी अच्छी कही इन्होंने कि पहले बार जब आप सॉल्व कर रहे हो, फॉर्मेट गया तेल लगाने के लिए, फॉर्मेट हाँ, पे दिमाग मत लगाओ, तुम सॉल्विंग पे फोकस करो कि तुम सॉल्व करो। भले 1.5 घंटा लगे तो भी चल जाएगा, एक हाथ सम को सॉल्व करने के चल लिए जाएगा। नेक्स्ट को सॉल्व करोगे तो वो लर्निंग कर्व आ जाता है, आप थोड़ा हाँ, इजी कर देते हो। फिर तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, लर्निंग कर्व आ जाएगा, उसको और टाइम लगेगा, तो इट इज ओके, कंप्लीट है। और थ्योरी लिखने में भी पॉइंटर लिखते वक्त ये हो सकता है, सेकंड रिवीजन करते वक्त आप उसको क्या करो, पूरा डिटेल में लिखो। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि मैं एक ही ग्रुप दूं, बोथ ग्रुप दूं। अच्छा, कई लोग तो नया प्रकार का नशा भी कर रहे हैं कि एक ग्रुप देने के बाद दूसरे ग्रुप का एक सब्जेक्ट एग्जामिशन ला लेता हूं, बराबर है? हाँ। तो इसमें क्या कहना चाहोगे आप, क्या करना चाहिए? इसमें तो देखो, पहले तो खुद का, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है सर, बराबर। खुद की कैपेबिलिटी असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि दूसरा दोस्त एक दे रहा तो चलो मैं भी एक देता हूं। जब तुम 2 दे सकते हो तो तुम्हें 2 देना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई और 2 दे रहा है तो मैं उसके पीछे पीछे जाऊं, क्योंकि तुम 2 के चक्कर में एक की भी नैया डुबा दोगे, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे से, वैसा हो जाएगा। तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि तुम लोग टाइम देखो, कितना टाइम बचा है तुम्हारे पास, और सिर्फ तुम खुद के मन में जानते हो कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट में कितना समझ में आता है। वो खुद से क्वेश्चन पूछो मिरर में देख के कि कितना समझ में आता है, कितना टाइम लगेगा, वो हिसाब से डिसाइड करो, किसी का देखा देखी मत करो। डन। अब मैं आता हूं फाइनल के ऊपर। हर वो फाइनल का बच्चा अब तो पूछ ही रहा है, क्योंकि जहां तक के हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जो बच्चा इंटर में पास नहीं हो पाता वो 5-6 अटेम्प्ट देता और इंटर से ही बाहर निकल जाता, ठीक है। बच्चा फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल में बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं उसके साथ। हाँ। फाइनल में एक बच्चा मेरे हिसाब से कहाँ स्ट्रगल करता है, पहला उसकी आर्टिकलशिप से लगी है, उसके पर्सनल रिलेशनशिप में लगी हुई है, वो तो बहुत ज्यादा लगी हुई है, वो तो बहुत ज्यादा लगी हुई है। फिर फैमिली साइड से उसको बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है। फिर कहीं ना कहीं वो एक एज आ जाता है ना जिसके बाद आपको मैच्योरिटी हिट करती है, हाँ। तो आदमी को लगता है यार पैसे कमा लेता हूं। और वो कुछ लोग तो सोचते हैं एक अटेम्प्ट हो गया तो अब जॉब के साथ ये कर लेता हूं, है ना। हाँ। तो देयर आर मेनी थिंग विच प्रेशराइज अ फाइनल स्टूडेंट फ्रॉम ऑल द लेवल। क्या लगता है, एक एक करके मैं चाहता हूं रिप्लाई करें। सबसे पहली बात, व्हाट अबाउट रिलेशनशिप एंड गोल सीकिंग? रिलेशनशिप एंड गोल सीकिंग, देखो मेरा भी ट्रायल एंड एरर हुआ है, मतलब किया है दिल मैंने। तो यहाँ पे भी टूटे। हाँ। अब वो ऐसा सिचुएशन होता होगा ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। हाँ, अब वो ऐसा हुआ तेरे केस में भी? हाँ, हुआ है तो भैया देखो, एक बात समझ लो, जो सोचते हैं ना रैंकर लोग प्यार नहीं करते, उसे बुक में पढ़े होते, प्यार में पढ़ते हैं सर। और प्यार में पढ़ने के बाद, गिरने के बाद वो बताते हैं कि भैया देख तूने बहुत गलत किया है। हाँ, तब वही तो होता है ना कि बताना चाहिए कि तू खुद का वर्थ क्या है। मतलब मैं ऐसा होऊंगा नहीं कि अब किसी को भी मिल जाऊं, अब उसे पता चला कि मेरा वर्थ क्या है, तब उसे लगना चाहिए। ओहो, तो मतलब दिखाया है, मजा आया, बस दिखाया। रिप्लाई आया उसका? नहीं, रिप्लाई चलो बहुत अच्छी बात है, मैं उस साइड में नहीं जाना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के अंदर में। तो एक रिलेशनशिप वाला इशू है, फैमिली वाला इशू है। ऐसा लगता है जॉब करते हुए करना चाहिए। क्या लगता है, जॉब करते हुए इस कोर्स को करना चाहिए या उस बच्चे ने फॉर द टाइमिंग फाइनेंशियल एस्पेक्ट को बाजू रख के पहले इस गोल पे फोकस कर लेना चाहिए? मुझे क्या लगता है कि अगर मेरे सीनियर्स देखे हैं मैंने, और दोस्त भी है थोड़े,
अब क्या होता है पता है, एक बार जब वो लूप में चले जाते हैं ना सर, वो लूप में अटक जाते हैं अपन, जॉब करते करते फिर पढ़ाई करना। अब क्या होता है, 1-2 अटेम्प्ट के बाद पूरा वो जॉब में फोकस हो जाता है, बस पढ़ाई के लिए बस दिन में 1-2 घंटे मिलेंगे टाइम, और लास्ट में बस 10-15 दिन। उसकी जगह व्हाट आई सजेस्ट, एक बार बस छोड़ दो, 3-4 महीने घर पे बैठो और खत्म कर दो, निकाल दो। उसके बाद तो बस फिर दुनिया ही है ना सर जीतने के लिए। तो बात आराम तो से हो सही है, जाएगा। और मैं खुद भी इस ओपिनियन को बहुत अच्छे से मानता हूं। देखिए, फाइनेंशियल्स अगर आप थोड़े लेवल पे मैनेज कर सकते हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दो। आई नो आपको 4 अटेम्प्ट हो गए होंगे, 5 अटेम्प्ट हो गए होंगे, कम हुए होंगे, ज्यादा हुए होंगे, व्हाट्सएवर, बट सर एक बार आदमी कमाना चालू कर लेता है ना, उसके बाद ना फिर वो पढ़ाई की तरफ नहीं मुड़ सकता। ये एकदम बात है। मतलब हमारे यहाँ बचपन में सिखाया जाता है, सरस्वती के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक आ जाएगी, हाँ। लक्ष्मी के पीछे भागोगे सरस्वती नहीं आने वाली। तो ये एकदम फैक्ट बात है। मैं आपको मेरा भी एग्जांपल देता हूं। मैं खुद यूपीएससी में जाके आ चुका हूं। तो पहले ऐसा लगा सीए बनने के बाद में यूपीएससी में गया था, तो बाद में ऐसा आ जाता है ना, बाकी सब कमाना चालू कर चुके हैं, हाँ। मैं तो कुछ ही नहीं कमा रहा, दिन भर लाइब्रेरी में बैठा हूं, कुछ ही नहीं हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सर आज इच्छा होती है ना जाने की, नहीं जा पाता। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप पहले पढ़ ले और फिर करें। फाइनल में प्रिपरेशन को कितना टाइम लगता है, आई मीन कितना टाइम देना चाहिए प्रिपरेशन को? आर्टिकलशिप कब छोड़ देनी चाहिए? प्रिपरेशन को कितना टाइम देना चाहिए? ग्रुप 1 को कितना टाइम देना चाहिए? ग्रुप 2 को कितना टाइम देना चाहिए? अभी तो सबकी आर्टिकलशिप 2 साल की हो गई है सर, तो उन्हें तो 1 साल है ऑलमोस्ट पढ़ने के लिए। अगर वो एमसीए आईटीटी सब हटा दे तो 6-7 महीने तो बच जाएंगे अभी सबके पास। तो 6-7 महीने में आराम से, मेरे ख्याल से तो बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। और अभी तो सब रिकॉर्ड टूटेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि 6-7 महीने बहुत होते हैं। अभी नॉर्मली हमारे बैचेस में तो बस 3 महीने 4 महीने मिलते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि तुम लोग आर्टिकलशिप के साथ साथ ही क्लासेस खत्म कर लो। क्यों? क्योंकि जब तुम कुछ क्लास खत्म करते हो ना, जो तुमने पढ़ा है क्लास में, वो तुम काम में लगाओगे वो नॉलेज को। फॉर एग्जांपल मैं डीटी में कुछ पढ़ता था या आईडीटी में कुछ पढ़ता था, वो मुझे लगता था कि मैं वो इंप्लीमेंट कर रहा हूं मेरे आर्टिकलशिप में। और क्या होता है पता है, जब तुम कुछ पढ़ते हो और कुछ उसे करते हो ना, तो दिमाग में बैठ जाता है हमेशा के लिए। फिर उसे अपन को कभी भूलते नहीं है, चाहे वो अपन एग्जाम के पहले ना पढ़े, वो अपने को आता है क्योंकि अपन ने वो प्रैक्टिकली किया है। सो क्विक पॉइंटर, आर्टिकलशिप के साथ साथ ही आपकी क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए। पहले कौन सी क्लासेस लेनी चाहिए फाइनल में? पहले तो जो कोर होती है ना सर, जैसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, एएफएम है, वो तो चेंज होते नहीं है, उसमें कुछ अमेंडमेंट आते नहीं है। तो मैंने तो पहले एफआर लिया था, वो सबसे बड़ा होता है। फिर एएफएम लिया था, क्योंकि ये मेन एकदम कोर सब्जेक्ट्स हो गए बाजू। फिर मैंने लिया था डीटी आईडीटी, पहले डीटी खत्म किया था, फिर आईडीटी। लास्ट में लिया था ऑडिट, क्योंकि वो तुम कुछ भी करो भूल जाओगे, वैसे भूल जाओगे, समझ में आएगा पूरा। जब सर बताएंगे हाँ सब समझ में आ रहा है, लेकिन बस घर जाओगे खोलोगे भूल जाओगे, बस भूल जाओगे। तो इसलिए उसे लास्ट में लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अब सबका अलग अलग होता है। ओके, ग्रुप 1 को कितना टाइम, ग्रुप 2 को कितना टाइम? ग्रुप 1 को स्पेसिफिकली ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब समझो अगर मैं बोलूं कि मुझे ग्रुप 1 के पूरे रिवीजन के लिए मुझे ऑलमोस्ट 100-150 घंटे लगे थे, लेकिन ग्रुप 2 को थोड़े कम लगे थे, क्योंकि ग्रुप 2 में आईबीएस है। डीटी आईडीटी का वास्ट हो जाता है, लेकिन आईबीएस उसको कवर कर लेता है थोड़ा। तो मैंने ना ऑलमोस्ट 50 दिन में दोनों ग्रुप का फर्स्ट रिवीजन किया था सर। उसमें 50 में 27 दिन, 27 डेज फॉर ग्रुप 1, 23 डेज फॉर ग्रुप 2, ऐसा किया था। ओके, और आरटीपी एमटीपी जो आपने बोला, ये कब उठाया जाता है? आरटीपी एमटीपी कम से कम तुम 3 रिवीजन करो, उसके बाद में उठाना। क्योंकि 3 रिवीजन करने के बाद क्या हो गया पता है, जो आरटीपी एमटीपी है ना, वो तुम्हारा हो गया रहेगा, क्योंकि पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन वो टाइम पे क्या तुम्हें हिम्मत आएगी कि हाँ ये तो मैंने किया हुआ है, ये तो मुझे आता है। तो स्टार्टिंग में मत उठाना, पहले तो मॉड्यूल करना, ऐसे की मॉड्यूल करना, अपने फैकल्टी के टेक्स्ट बुक्स करना, बाद में आरटीपी एमटीपी उठाना। सो बहुत सही बात बोली, आपको मॉड्यूल करना है, फैकल्टी के थिंग करना है, और बाद में आरटीपी एमटीपी को उठाना है। बहुत बढ़िया बात बोली। बहुत सारे बच्चे टेस्ट पेपर नहीं लिख पाते। मैं जा रहा हूं अब स्पेसिफिकली टेस्ट सीरीज में। व्हाट इज द रोल ऑफ टेस्ट सीरीज अपार्ट फ्रॉम क्लासेस? ये क्या रोल प्ले करता है? क्या ये करना चाहिए तो पोर्शन वाइज करना चाहिए या पूरा करना चाहिए? और कुछ बच्चे लगाते हैं, 1-2 पेपर देते और छोड़ देते। क्या ओपिनियन है, क्या करना चाहिए? ठीक है सर, तो पहले तो मैं मेरा बताता हूं मैंने क्या किया सर। तो अपने हैं 5 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को मैंने दिए 5 दिन, तो टोटल हो गए 25 दिन। अब ये टाइम में मैंने क्या किया, सितंबर 4 से शुरू किया था। अब पहले उठाया एफआर। अब 5 दिन में एक दिन 100% सिलेबस और बाकी 4 दिन 25-25-25-25, तो पूरे सिलेबस को 1/4 कर दिया। अब पहले दिन 1/4 पढ़ा, टेस्ट दे दिया 50 मार्क का। दूसरे दिन दूसरा 1/4 टेस्ट दे दिया 50 मार्क का। ऐसे 4 दिन हो गए। और 5th डे कुछ पढ़ा नहीं, बस सोया,
और 100 मार्क का टेस्ट दिया। वो सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो तुम रिलैक्स कर लेते हो, 4 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और तुम्हें कॉन्फिडेंस क्या आएगा, वो दिन मैं बिना कुछ पढ़े 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया हूं। तो टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम किसी से भी लो, खुद बनाओ। इंपॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि यहां पे राइटिंग प्रैक्टिस होती है, प्लस टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि 90% जनता 100% मार्क्स लिख ही नहीं पाती एग्जाम में। नहीं पाती, करेक्ट। तो अभी मेरे लिए तो पासिंग मार्क्स 50 था, क्योंकि मैंने 100 लिखा, लेकिन अगर तुम 90 लिखोगे तो तुम्हारे लिए पासिंग मार्क्स 50 नहीं है, 50 से ज्यादा है, क्योंकि 50 अब तुम्हें 90 में से लाना है, 100 में से नहीं ना। 10 तुम वैसे ही गवा चुके हो। तो राइटिंग प्रैक्टिस टाइम फ्रेम के अंदर खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो इसका मेन आउटपुट टाइम मैनेजमेंट ही होता है, मुझे लगता है। अगर टाइम मैनेजमेंट आ गया, 100 मार्क्स लिख लिए, तो पास तो हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता तो है। भाई साहब टेस्ट सीरीज कंफर्म देना चाहिए। टेस्ट सीरीज देने का सबसे बड़ा बेनिफिट है टाइम मैनेजमेंट समझना। ये बहुत अच्छी बात है, टाइम मैनेजमेंट समझना टेस्ट सीरीज को देने का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो टेस्ट सीरीज है कहीं से भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे खुद बना लो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। बस लिखो, पर लिखो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। और एक बात मैंने पहले बोली थी सर, रफ में मत लिखो, यहां पे प्रॉपर फॉर्मेट बना के लिखो, जैसा तुम एग्जाम में प्रेजेंट कर रहे हो वैसा, वो इंपॉर्टेंट है। बराबर है। अब आते हैं उस पॉइंट के ऊपर जो इस एकेडमिक्स के पार्ट पे सबसे आखिरी रहेगा कि कोई बच्चा है जो आईबीएस प्रिपेयर करना चाहता है, और एसपीओएम जिसको हम कहते हैं, आईबीएस का प्रिपरेशन किस तरीके से होता है, क्योंकि वो तो एवरेज है सब सब्जेक्ट्स का, तो उसका प्रिपरेशन कब से करे और कैसे करे, कैसे करे? ठीक है सर। आईबीएस में मुझे एक चीज लगी जो मैंने की और बहुत लोगों ने नहीं की, जो मेरे दोस्त थे, वो थी प्रैक्टिस, केस स्टडी की प्रैक्टिस। अब प्रॉब्लम क्या होती है पता है, जब वो केस स्टडी देखते हो, वो है इतनी लंबी चौड़ी केस स्टडी, उसको पढ़ने में 15 मिनट चला जाता है। वो 15 मिनट जाते अपन टाइम देखते, अरे 15 मिनट तो हो गए, अब बस 45 मिनट बचे, फिर अपन आंसर ढूंढना शुरू करते, उसमें वो 10 मिनट चले जाएंगे, तब लगेगा अब तो 25 मिनट हो गए, अब तो कुछ मिला ही नहीं अपने को। तब एक और वो पैनिक अटैक मेरे बहुत सारे दोस्तों को शुरू हो गया था। मैं मेरे क्लास में देख रहा था सर, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने 50 केस स्टडी प्रैक्टिस की थी, 40 से 50। ऐसा नहीं कि एक दिन बैठ के बस प्रैक्टिस की। डीटी आईडीटी में साथ में पढ़ता था, सुबह डीटी, शाम में आईडीटी, कभी आईडीटी कभी डीटी। शाम में मेरे 2-3 घंटे बच जाते थे, तो कभी बस ऐसा फ्री बैठा, एक केस स्टडी उठा ली और प्रैक्टिस कर लिया। मैंने जो पहली केस स्टडी प्रैक्टिस की थी ना सर आईबीएस की, 1.5 घंटा लगा था मुझे एक केस स्टडी सॉल्व करने के लिए। आइडियली 1 घंटा लगना चाहिए, 1.5 घंटा लगा, एक केस स्टडी सॉल्व की, 25 में से आए 8 मार्क। अब सोचो सर, जो मैंने वो जून में फेस किया था, वो बच्चा डायरेक्ट एग्जाम हॉल में फेस कर रहा है। तो मैंने तो पहले फेस कर लिया था, मुझे पता चल गया ये तो है नहीं भाई, ये झोल है। सबको लग रहा है इजी आईबीएस, कुछ पढ़ेंगे नहीं लोग, लेकिन इसमें तो डर लग रहा है अभी। तो तब से वो सब्जेक्ट को रेस्पेक्ट देना शुरू किया। आप हमेशा एक बात बोलते हो सर, यू गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अगर सब्जेक्ट को तुम रिस्पेक्ट दोगे, वो सब्जेक्ट तुम्हें उतनी इज्जत देगा। तो मैंने वो इज्जत दी आईबीएस को। 40 से 50 केस स्टडी बाकायदा लिख के प्रैक्टिस करी, 3 मॉक एग्जाम भी दिए 4 घंटे बैठ के। और एट द एंड क्या हुआ पता है, जब मैं एग्जाम लिख रहा था ना, तब बस केस स्टडी तो मैं बस 5 मिनट में पढ़ रहा हूं, क्योंकि वो आदत हो गई। वो आप एक लाइन नहीं पढ़ते हो, बस ऊपर से देखते हो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना आपको पिकअप हो जाता है वो आसानी से। और जब आप बार बार पूरे बुक्स लेके बैठ रहे हो ना, तो आपका माइंड वो वायर हो जाता है कि बस पूरे बुक्स में से बस ढूंढना है, तब इजी हो जाता है वो। अब अगर डायरेक्टली तुम एग्जाम में करोगे ना, तो तुम बुक्स देखने में परेशान हो जाओगे, वहां पे टाइम चला जाएगा। कितनी बुक लेके गया था आईबीएस को? आईबीएस को पूरी आईसीआई मॉड्यूल और पूरी फैकल्टी की बुक्स ऑलमोस्ट 30 किलो ले गया था सर। यार पर्सनली मेरा फीलिंग पूछोगे तो सब्जेक्ट बहुत हॉरिबल है, मतलब सच में। और अरे यार, सीए इंडिया लेवल के एग्जामिनेशन के अंदर में बच्चा सूटकेस भर के बुक लेकर के जा रहा है। सूटकेस ले गया हूं सर। हाँ, वही बोल रहा हूं मैं, सूटकेस लेकर के जा रहा है कि कौन से बुक से किधर से आंसर लिखना है। इट इज रियली हॉरिबल। मतलब आई डोंट नो, पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, आई माइट बी रॉन्ग, बट ये बहुत हॉरिबल है यार। बच्चों को हम देखते हैं 2-2 बैग भर के लेके आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी बैग उठा करके लेकर के जा रहे हैं। इलॉजिकल लगता है यार मेरे को। उससे अच्छा यार कोई आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट डाल दो, मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आर्टिकलशिप क्या रोल प्ले करती है? आर्टिकलशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर तुम डमी करोगे या आर्टिकलशिप जाओगे लेकिन कुछ सीखोगे नहीं, तो वो मोमेंट पे जो तुम पढ़ोगे ना, वो तुम्हें समझ में तो आएगा, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आएगा।
मतलब बस आ रहा है बस दिमाग में कुछ, तुम कुछ लिख नहीं पाओगे एग्जाम के अंदर, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने आर्टिकलशिप प्रॉपर्ली की, जो अपना काम करते हैं ना सब, वो रिलेट हो जाता है अपने को एग्जाम से, क्वेश्चन से, और जब अच्छा भी लगता है कि चलो हम जो कुछ कर रहे हैं उससे पैसे भी कमा पा रहे हैं हम लोग, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं ना उससे हम आगे जाके पैसे भी कमाएंगे, तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन सा होता है, और वो एग्जाम में बहुत हेल्प करता है आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। कमिंग टू माय सब्जेक्ट डीटी, हाँ। इंटर कैसा था एक्सपीरियंस था, फाइनल कैसा एक्सपीरियंस था, जो ऑडियो रिविजन्स थे, चार्ट्स थे, क्विक रिविजन्स थे, क्या आया? इंटर में तो घर पे ही था वो टाइम पे। और आप बच्चों को क्या बोलना चाहोगे व्हेन इट कम्स टू डीटी विद अस? मैं बोलता हूँ सर, पूरा डिटेल में बोलता हूँ तो घर पे था इंटर के टाइम, तो आर्टिकलशिप तो कुछ होती नहीं थी, तो डीटी का ना मैं लेक्चर लास्ट में लिखता था डेली। मैं सुबह 4-5 बजे शुरू कर देता था। क्यों ऐसा क्यों? हाँ ऐसा क्यों? मैं बोलता हूँ ना सर, वही अच्छा। तो लास्ट में लिखता था, क्योंकि विजय सर हमेशा एक लाइन बोलते थे, मुझे याद है सी इंटर की क्लास में, कि शायद मेरा लेक्चर तुम्हारा दिन का लास्ट लेक्चर रहेगा, तुम सोने आओगे सब, लेकिन मैं सबको जगा दूंगा और तुम्हारे दिन का ये बेस्ट लेक्चर रहेगा। अब वो लास्ट लेक्चर, बेस्ट लेक्चर इतना ऐसा होता था, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बस बोलता हूँ सर, जैसा सैलरी में अपन वो पढ़ते हैं, सैलरी बोले तो बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। फाइनल क्लियर होने के बाद भी इंटर का याद है भाई? हाँ बता दो, फाइनल में सैलरी नहीं है। हाँ, फाइनल में नहीं है सैलरी। हाँ, तो जैसा आपने वो बोला ना, अब मैं, मेरे दोस्त और मेरे घर के सब बस डेली वही बोल रहे, सैलरी बोले तो, सैलरी बोले तो, सैलरी बोले तो ये बस एग्जाम्पल था कि ऐसा तो तुम्हें पता ही होगा जो आपकी क्लास लेते हैं, कि हर लेक्चर में कुछ ना कुछ आप ऐसा बोलते हो कि वो बस वो दिल को लग जाता है और वो दिमाग में रह जाता है वो। तो कंटिन्यूअस डेली इतना इन्वॉल्वमेंट ऐसा हो जाता था कि मैं घर में बस वही बोल रहा हूँ, टैक्स 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 की माला जप रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 60-40 था ना शायद सीए इंटर में, देन 60-40 था। 60 में से मुझे 52 मार्क्स आए इनकम टैक्स के अंदर, और 5 मार्क्स पहले सब में गए। इतना वो था इनकम टैक्स से, लेकिन डर लगता था इनकम टैक्स से, सच बताऊंगा, क्योंकि है इतना बड़ा सिलेबस है, बहुत वास्ट है, कि लास्ट डे कवर कैसे करे। तो वो मुझे एक और बहुत अच्छी बात लगी कि आपने ना नोट्स लिखाए थे सर, जो मुझे लगा कि लास्ट डे में सिर्फ नोट्स पढ़ के गया हूं, ना आपकी चार्ट बुक देखी ना आपकी टेक्स्ट बुक देखी, सिर्फ नोट्स किया हूं। वो नोट्स के अंदर इतना कवर हो गया, फाइनल में भी और इंटर में भी। फाइनल में टेक्स्ट बुक भी थोड़ा पढ़ा, क्योंकि नोट से ज्यादा फाइनल में मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ समरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतना छोटा पार्ट कुछ वो पूछ लेंगे ऐसा कि वहां पे पूरा 10 मार्क का सम लटक जाएगा तुम्हारा। ये बात मैं हर बार कहता हूं, फाइनल में बच्चा बोलता है मैं छोटी बुक पढ़ लेता हूं, मैं समरी पढ़ लेता हूं, मैं शॉर्टकट से पढ़ लेता हूं। फाइनल इज नॉट अ शॉर्टकट व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट एक्सेस। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना शॉर्टकट से या सिर्फ रिवीजन नहीं करके पढ़ रहे हैं, फाइनल नहीं हो सकता। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप लास्ट के 4 पेपर देखो, लास्ट के 4 पेपर के अंदर में लेजिट उन्होंने आपके नॉलेज को चेक किया है, उन्होंने आपके थ्योरीज को चेक नहीं किया। मतलब दिस इज नॉट डन। फाइनल लेवल पे अपने डीटी ने आपको किस तरीके से हेल्प किया? ऑडियो रिवीजन ने, चार्ट रिवीजन ने, और क्लासेस कैसी लगी, क्या एक्सपीरियंस था? असेसमेंट का पूरा जो प्रैक्टिकल अपन ने क्लास में बताया था, क्या एक्सपीरियंस रहा? सबसे बेस्ट अगर मैं पूरा बोलूं सर, पूरे आपने जो डीटी सब पढ़ा है, सबसे बेस्ट वो असेसमेंट। जब आप पढ़ा रहे थे ना, वो एक चार्ट है देखो अपना, यहाँ पे विज्जू भैया है, यहां से इधर जाएंगे, यहां जाएंगे, नीचे से फाइल करेंगे रिटर्न, फिर वो एकदम वो चार्ट एकदम दिमाग में ऐसा छपा कि कभी लगा ही नहीं कि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो असेसमेंट का टॉपिक ऐसा था कि दैट हेल्प्ड इन आर्टिकलशिप अ लॉट, टू बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि आर्टिकलशिप में कोई बताता नहीं है कि ये सब सेक्शन होते हैं, ये सब फाइलिंग करना होता है, यहाँ पे नोटिस आता है। तो आपने ना प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया था, वो नोटिस बता के एक्सप्लेन किया था। और हाँ, एक और बात आपके क्लासेस की, वो मुझे लगा कि 3 घंटे में 2.5 घंटे तो पढ़ाई होती है, आधा घंटा प्रैक्टिकल, मतलब पूरे जगत का ज्ञान होता है। वो आई फील बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड सीए बनने के बाद फावड़ा लेके मारना है बस पैसा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और आपने एक ऑडियो रिवीजन की बात की थी सर, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, आपने पीजीपी का ऑडियो रिवीजन कराया, तो ना एक बात मुझे बहुत अच्छी खुद से भी लगी और आपसे भी लगी, कि आज समझो आपने एक 15 सेक्शन पढ़ा है, अगले चैप्टर में, सॉरी अगले लेक्चर में वो 15 सेक्शन मुझे याद नहीं रहते थे, लेकिन आप वो 15 सेक्शन याद करवाते थे, और उसके अगले वाले लेक्चर के अंदर तब मुझे वो याद होते थे, क्योंकि मैंने पहले याद किए है वो। और उसके साथ जब आप ऑडियो रिवीजन कराते थे ना, यहाँ पे मैंने खुद का भी थोड़ा इनोवेशन किया था। आप समझो सर ने आज ऑडियो रिवीजन कराया, मैं 2-3 दिन बाद समझो उसको सुन लिया, वो दिमाग में मेरे बैठ गया, फिर एक 2 महीने बाद कभी सुना उसे, 1-2 महीने बाद पूरे ऑडियो रिवीजन वापस नहीं सुना,
जो इंपॉर्टेंट जो मुझे डिफिकल्ट लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट हो गया, वहां पे रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सर, क्योंकि उसमें एक अलग है, बाई बैक में अलग है, तो उसके सुनता था। लेकिन एट देन मैंने क्या किया, एक दो बार आपका सुना, फिर बाद में आपका सुन के मैंने खुद का ऑडियो रिवीजन बनाया, क्योंकि पहले तो आपको सर बस हाथ पकड़ के देंगे, उसके बाद में चलना आपको ही है। तो खुद की गलतियां कहां पे है, खुद का वीक पॉइंट कहां पे है, वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और वो हिसाब से मैंने अपने ऑडियो रिविजन्स बना लिए थे। आपने जैसे जो मेन स्पेसिफिक पॉइंट्स बोलते थे ना, कैसा कवर किया, सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में कैसा कवर करना है, वो बेसिस मैंने ऑडियो रिविजन्स बना लिए थे। और जब डेली सुबह वॉशरूम में जाता था, 15 मिनट काम करते करते 15 मिनट रिवीजन हो जाता था। सिर्फ डीटी का नहीं, ये भी बोलूं, क्योंकि ऑडियो रिवीजन मैंने डीटी से इधर से इनोवेशन लेके हर सब्जेक्ट में इन्वॉल्व कर लिया, और स्पेसिफिकली ऑडिट और डीटी में, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट बहुत होता है। ऑडिट में तो थियरी बहुत होता है, और डीटी में इट इज वेरी वास्ट, परसेंटेजेस, एक टैक्स रेट इतना होता है। एनआर टैक्सेशन का स्पेसिफिकली एक ऑलमोस्ट 5 या 6 मिनट का ऑडियो रिवीजन था, उसमें बस रेट बोल रहा हूं बार बार। तो क्या होता है, जब खुद की आवाज बार बार सुनते हो ना, आपको दिमाग से ज्यादा आपके कानों को, आपके हाथों को, आपकी आंखों को याद हो जाता है। दृश्यम मूवी जैसा आपने किया। हाँ। तो जितने भी बच्चे इंटर और फाइनल में हैं, हमने क्लास के अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स लिए। मतलब आप मान करके चलो, और ये जो टॉपिक है ना, इंटरनेशनल टैक्स और असेसमेंट प्रोसीजर, सर मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसा आपको शायद ही कोई पढ़ा सकता है, क्योंकि उसके लिए पहले टीचर के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। बहुत। एंड जो प्रॉब्लम्स हमने क्लास में लिए हैं और एमआरपीस के अंदर में डाले हैं, बिलीव मी, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। टोटल इनकम के भी क्वेश्चंस अपन ने ऑलमोस्ट पूरे के पूरे ले रखे हैं, तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। लेकिन एक बात बोलूंगा सर, बस आपने भी बोला कि अपन ने क्लास में पूरे लिए, लेकिन सर क्लास में होमवर्क भी देते हैं। वो होमवर्क मैं लिख के देता हूँ, 95% बच्चे नहीं करते हैं। हाँ, ये मैं भी मानता हूँ, बहुत सारे 100%। बच्चे नहीं करते, स्पेशली ऑनलाइन वाले, क्योंकि फेस टू फेस में तो मैं खुद जाके चेक करता हूँ। ऑनलाइन वाले करते ही नहीं, दूसरे दिन आकर के टीचर बताएगा, मैं कॉपी कर लूंगा। बस पता है, तो वो बहुत जरूरी है कि तुम होमवर्क करो। जैसा ना, एक एग्जांपल देता हूं मैं ना डीटी थोड़ा बिंज वॉच करता था। जैसे तुम वेब सीरीज बिंज वॉच करते हो ना, मैं डीटी एडिटर से बिंज वॉच करता था। तो समझो मैंने 2-3 लेक्चर बिंज वॉच किए ना, बाद में पूरा एक साथ बैठ के 3 घंटे पूरा समरी बनाता था खुद का, और खुद प्रैक्टिस करता था वो सम्स। क्योंकि जब खुद से नहीं करोगे ना, तब तक होगा ही नहीं। ऐसा रहेगा कि तुम सर से पढ़ रहे हो, लेकिन सर एग्जाम देने वाले, क्योंकि तुम तो बस बैठ के देख रहे हो ना, तो उससे कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा सर, अपने को आउटपुट नहीं मिलेगा। तो होमवर्क करना बहुत जरूरी है। और स्पेसिफिकली आपने जो क्वेश्चनर दी थी ना सर, वो क्वेश्चनर हेल्प्ड अ लॉट, क्योंकि उसके अंदर देयर वर अ वास्ट वैरायटी ऑफ सम्स। और बहुत इंपॉर्टेंट है, डीटी में क्वेश्चन तो रिपीट होगा ही नहीं, ये तो पक्का है। पक्की बात सर। मतलब मैं हर बार, अच्छा लेक्चर में भी बोलता हूं, इंटर में भी बोलता हूं, फाइनल में भी बोलता हूं कि भाई साहब, आप सिर्फ पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन को देख के समझ सकते हो कि पैटर्न क्या आने वाला है। पैटर्न क्या आने वाला है, करेक्ट है सर। और इसी के लिए मतलब मैं आपको एक जेन्युइन बात बोलता हूं, हो सकता है आपको दूसरे क्वेश्चन बैंक के अंदर में ना एक ही टाइप के क्वेश्चन 5-6 दिख जाए अलग अलग फिगर्स के साथ, लेकिन जो इसने अभी बोला ना, दैट इज द फैक्ट। मैंने क्वेश्चन के अंदर में ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के पैटर्न अलग अलग रखे हुए, रादर देन एक ही क्वेश्चन जिसकी फिगर बदल के मैं आपको दे दूं और क्वेश्चन बैंक को बड़ा कर दूं। मेरे को नहीं लगता दैट इज मेकिंग मोर सेंस, क्योंकि डीटी इज अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। आई डोंट नो इसे थ्योरी क्यों बनाया जा रहा है ना। सिर्फ थ्योरी और रिवीजन से बेटर नहीं काम होने वाला। जो लोग बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कि सर डीटी में मेरे को स्कोर करना है, आपने खुद भी रैंकर के मुंह से सुन लिया, हर बच्चा जो पास हुआ उसके मुंह से सुन लोगे। जब तक के प्रैक्टिस नहीं करोगे ना डीटी में, तुम थ्योरी 4 बार पढ़ लो, लेकिन तुम 4 बार सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट पढ़ लो, नहीं आएगा तुमको। तुम एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तुमको सब समझ में आ जाएगा। और इस तरह सभी तरीके के क्वेश्चन हमने हमारे रेगुलर और फास्ट ट्रैक दोनों में ले रखे। नाउ कमिंग टू सम डिफरेंट एरियाज। पढ़ाई हो गई, मैं कुछ डिफरेंट एरियाज, ताकि कुछ बच्चों के सवाल थे मेरे पास जो उन्होंने पूछा था कि आपसे बताया जाए, हाँ। आपसे पूछा जाए, वो सवाल अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। सो दिस इज द थर्ड फेज, ओवरकमिंग, जिसको मैं कहता हूं ओवरकमिंग एन एक्सपीरियंसेस फेज। तो पहला फेज हमने लिया पर्सनल, दूसरा फेज हमने लिया एजुकेशनल, तीसरा फेज हम ओवरकमिंग एंड पर्सनल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हिरम, जैसे कि मैं तो जानता ही हूं और देश भी जानना चाहता है कि वो बेवफा जो छोड़ के चली गई, वो तो खैर चले गई, ठीक है, वो तो चले गई। बहुत सारे लड़के, बच्चियां, सबके लाइफ में एक टाइम ये आता है कि जब दे फेस अ ब्रेकअप और व्हाटएवर दे फेस इज एंड ऑफ रिलेशनशिप थिंग।
इससे बाहर कैसे निकलते हैं यार, वापस कैसे पढ़ाई में आते हैं? मैं ये नहीं पूछना चाहूंगा ब्रेकअप कैसे हुआ, लड़की कौन थी, एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट इज इररिलेवेंट। मैं मेरे एक्स की बात नहीं करता तो तेरे एक्स की तो बात ही नहीं करूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये हो जाता है, जब ये ब्रेकअप हो जाता है, क्या सिचुएशन होती है और उससे बाहर कैसे निकला जाता है? ये बहुत सारे बच्चे मुझे कहा कि आपसे ये सवाल पूछूं, तो ये सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं। ठीक है सर। क्या सिचुएशन थी जब ब्रेकअप हुआ? ब्रेकअप हुआ जब, तो क्या ही बताऊं सर, मतलब बस ये पॉडकास्ट मम्मी पापा भी देखने वाले हैं। हाँ, देखने वाले हैं। नहीं, बट सी दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। मैं बिलीव करता हूं कि प्यार होना गलत नहीं है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं होता, पर गलत व्यक्ति से गलत प्यार हो जाना गलत है। गलत व्यक्ति से सही प्यार हो जाना भी गलत ही है। हाँ, गलत व्यक्ति से सही प्यार हो जाना भी गलत ही है। तो जब ये हुआ, आपके साथ भी हुआ, हाँ, क्या फीलिंग था और उससे ओवरकम कैसे हुए, कैसे होते हैं ओवरकम? sure, अगर जिसको भी हुआ रहेगा तो उन्हें पता ही है क्या फीलिंग। हाँ, आपको पता ही है सर कि ऐसा सेल्फ डाउट आ जाता है कि क्या कमी है खुद में कि ये हुआ। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एट दैट मोमेंट, जो डिप्रेशन फेज हो जाता है ना, वो होता है कि सेल्फ डाउट को ओवरकम करना। अभी द ओनली वे टू ओवरकम सेल्फ डाउट इज टू बिल्ड योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का ब्रेकअप हुआ कि तू मोटा है इसलिए ब्रेकअप हो गया, तो तू मेहनत कर, मेहनत करके बता कि मैं मोटा नहीं हूं, मैं एकदम फिट हूं। जो भी रीजन से हुआ था ब्रेकअप, तब वो मोमेंट पे 1-2 महीने तो एकदम डिप्रेशन से था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है जिंदगी में क्या हो रहा है, घर में आ रहा हूं, जा रहा हूं, ऑफिस में आ रहा हूं, जा रहा हूं। लेकिन उसके बाद में ना मेरा वो फेज था, वो टाइम था कि मैं CFA शुरू किया था। वो टाइम पे CFA पढ़ना शुरू किया था, तो जो खालीपन हो रहा था ना, वो मैं पढ़ाई से रिप्लेस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, 6-7 घंटे में दिन में CFA का पढ़ रहा था, तो जब खुद से मन में वो फीलिंग आती है ना कि शायद आई एम बिल्डिंग समथिंग फॉर माई सेल्फ, तब वो खुद को सेटिस्फेक्शन होता है, चलो ठीक है, कुछ भगवान ने कुछ ले लिया ना, तो अभी कुछ दे रहे। और मैंने वो पर्टिकुलर मोमेंट एज एन इम्पेटस, एज अ कैटलिस्ट यूज किया कि अभी इससे वो मोटिवेशन लेके अभी कुछ ऐसा करते हैं कि सबकी जल जाए और उन्हें पता चले कि उन्होंने क्या खोया है। तो वहां पे मैंने CFA पढ़ना शुरू किया। डेली रात में 12 बजे 4 बजे तक पढ़ रहा था, मेरे दोस्तों के साथ पढ़ रहा था, और वहां पे ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो आई एम बिल्डिंग समथिंग। और जब CFA पास हो गया, बहुत अच्छे परसेंटाइल से पास हुआ, तब लगा कि अब तो जरूरत नहीं है, अब तो खुद कुछ करूंगा और ऐसा करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। और तब तक ऑल इंडिया रैंक 1 का सपना तो शुरू हो ही गया था। अब जो पूरा गुस्सा यहां का था, वो गुस्से को ट्रांसफॉर्म करके यहां आ गया। नहीं तो फिर पढ़ते पढ़ते भी उसकी याद आती है? नहीं सर, मेरा तो ऐसा है कि अगर जब तुम कुछ काम कर रहे हो तो तुम उसे अपना 100% दो। अगर अभी आपने कुछ कहा था कि खाते हुए चलो, फॉर एग्जाम्पल, तो खाना चाहिए, सिर्फ खाओ और कुछ मत करो, टीवी मत देखो या कुछ फोन मत चलाओ। या अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, किसी से बात करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा मन यहां वहां नहीं डोलना चाहिए, सिर्फ आप में होना चाहिए। तो जब मैं किसी चीज को अपना 100% दूंगा ना, तभी मुझे उसका रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम प्यार भी कर रहे हो तो 100% प्यार में दो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लव स्टोरी से आपने एक बात बताई थी मुझे कि पूरा दिन तो हम बस पढ़ते थे, रात में बस 10 मिनट बात करते थे, 10 मिनट इधर नहीं उधर नहीं, बराबर 10 मिनट बात करते थे, और 10 मिनट में पढ़ाई का कुछ ऐसा वो नहीं आता था। तो वैसा ही है कि अगर तुम कुछ कर रहे हो, दूसरी चीज मत सोचो वो टाइम पे, वरना फिर डूब जाओगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रिजल्ट वाला डे कैसा था। मतलब मैं आप सभी को बता दूं, ये 3 दोस्त हैं और तीनों दोस्त एक साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। हाँ। आज 2 मेरे साथ नहीं है किसी रीजन की वजह से, बट हाँ मैं आपको बताता हूं, इन तीनों के साथ मेरा एक वीडियो है जो इंस्टाग्राम पे है, जो आप जरूर देखिएगा। और मैं आपको बताता हूं कि किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं इन तीनों के साथ एक साथ दूंगा, आपको समझ में आएगा दोस्ती बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और हिरम के केस में ये बहुत पहले से श्योर था कि इसको AIR-1 आना ही है। आसपास के जितने व्यक्ति थे ना, मतलब वो दोनों दोस्त, पेरेंट्स, रिलेटिव, सबको सिर्फ एक बात पता थी और रिजल्ट से बहुत पहले पता थी, ये AIR-1 के नीचे कुछ नहीं लाने वाला। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये AIR-1 के नीचे कुछ नहीं लाने वाला। सो ये पॉइंट मैं समझना चाहता हूं कि व्हाट वाज द रिजल्ट डे, वो क्या था, एक रात पहले क्या थी और रिजल्ट आया उस टाइम क्या था। रात में तो अपनी बात हुई थी, मैं वो भी बताऊंगा।
और उसके बाद का जो अगला दिन था वो कैसा था, क्या बदल जाता है पहला दिन? बोलता हूँ सर, इसको ना थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ सर। मेरा ना ओवर द पीरियड मुझे भगवान पे बहुत भरोसा था कि मैं तो मेरा मेहनत करूंगा, भगवान मेरी नैया पार लगा देंगे। तो कंटिन्यूसली एकदम वो था कि भगवान मदद कर रहे। बहुत जगह आपको लगता भी है सर कि ये शायद नहीं होता, लेकिन भगवान की वजह से हो गया ये। वैसे मेरा फर्स्ट एग्जाम था सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, जो उसमें सबसे बड़ा सम होता है कंसोलिडेशन का, 14 मार्क का आता है वो सम मैं कर रहा था लास्ट में। अब उसके लिए बचे बस 30 मिनट। अब 5 मिनट बचे थे टोटल सम करने के बाद। अब बैलेंस शीट में मिला रहा हूं। अब वो जब बैलेंस शीट आप मिलाते हो, सीए फाइनल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 आओगे, और आप 5 मिनट में बस बैलेंस शीट मिला रहे हो, तब एकदम वो हार्ट बीट बढ़ गई थी सर। अगर नहीं मैच हुई तो क्या? मैं बस भगवान से बोल रहा था कि मैच हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। वो नहीं हुई मैच। तब एकदम वो दिल पे लगा कि शिट, ये क्या हो गया। क्योंकि अब मुझे तो ऐसा था कि अगर 2 मार्क भी गए तो रैंक गया, ऐसा लग रहा था। तब मैंने भगवान से बोला कि चलो ठीक है, कोई नहीं, हो रहा है हो जाएगा, कुछ ना कुछ आप कर दो, बस 5 मिनट है, कुछ तो चमत्कार करो अभी। लेकिन फिर भी शायद वो होप जा रहा था मेरे अंदर से। 7 पेज का मेरा सम था टोटल, बड़ा सम होता है ना सर। मैंने रैंडमली 3rd पेज खोला, रैंडमली 4th लाइन देखी, और वहीं पे वो 25,000 का डिफरेंस था सर, वहीं पे। अब मजाक नहीं करूंगा सर, पूरे जितना भी प्रैक्टिस किया मैंने, कभी भी अगर मिस्टेक होती वो सम में 15 मिनट जाते उसको ठीक करने, और पहली बार सिर्फ 10 सेकंड में वो सम ठीक हुआ है। तब मुझे लगा कि भगवान मेरे साथ में है, और भगवान अब तो ऑल इंडिया रैंक 1 लेके ही आएंगे। ये बस मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि ऐसा मेरे साथ हुआ। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। और फिर अभी रिजल्ट डे पे आता हूं सर। रिजल्ट डे पे क्या हुआ, अभी मेरे मम्मी पापा थे अयोध्या में राम जी के पास। अभी मेरे मम्मी पापा को बोला था कि कॉल तो आएगा पक्का, तो आप अपना दर्शन ऐसे टाइम पे अरेंज करो, ऐसे टाइम पे बुक करो कि जब आप लोग बाहर रहो, और कॉल पे मैं आपको मर्ज करा दूं कि प्रेसिडेंट सर आपसे बात कर दे। तो तब लेट इवनिंग बोल के रिजल्ट आ रहा था ट्विटर पे। तो मैंने बोला कि 5-6 बजे आ जाएगा, तो आप लोग रात का बुक कर लो। तो उन्होंने 8 से 10 बजे तक का बुक कर लिया। अभी धीरे धीरे शाम हुई, एकदम अंदर से एंग्जाइटी आ रही थी कि क्या हो रहा है। मैं सो गया था, सो के उठा, ऐसा लगा 10-15 घंटे सोया हूं, देखा तो बस 15 मिनट सोया हूं। वो पता नहीं चलता सर। और ऐसे मोमेंट में टाइम बहुत स्लो जाता है, एक एक सेकंड तो में दिखता है कैसा जा रहा है। तो 4 बजे तब वापस ट्वीट आ गया कि अब तो रात में 10 बजे आएगा रिजल्ट। तब लगा अब तो 10 बजे मम्मी पापा अयोध्या में रहेंगे, अब रिजल्ट आएगा, कॉल आएगा, तो मर्ज कैसे कराऊंगा। अब तो कैसे होगा, मतलब 8 से 10 रिजल्ट हो गया। अब 8 से 10 ही वो जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तब थोड़ा लगा चलो ठीक है, मम्मी पापा शायद बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन रैंक तो आ ही जाएगा, वैसा लग रहा था। अब धीरे धीरे टाइम जैसे जा रहा था, ऐसा लग रहा था अब कॉल क्यों नहीं आ रहा है, मतलब कॉल तो आ जाना चाहिए, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। फिर जैसे ही 10 बजते लगा अरे यार अब तो 11 बजे तक तो रिजल्ट आ जाएगा, अभी तक कॉल नहीं आया। तब वो मोमेंट थोड़ा ब्रेकडाउन सा शुरू हो गया था। तब मैं भगवान के पास गया सर, बैठ के एकदम अपने आप आंसू आ जाते सर वो, कि ऐसा लग रहा था कि अब तो इतनी मेहनत किया हूं, इतना भरोसा किया हूं आप पे, अब मुझे तो पता है कि आप ला दोगे कॉल। लेकिन एक और क्या हुआ था, मैंने टेलीग्राम ग्रुप खोल लिया था, उसमें किसी ने पूछा कि ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 को कॉल कब आता है। कोई एक बंदा बोलता है 4 घंटे पहले आता है। तब तो और मेरी फट गई थी, अब तो मुझे कॉल ही नहीं आया, और मैं पूरी दुनिया जगत को बोल फिरा हूं कि मुझे ये एयर1 आया है। तब लग रहा था कि क्या होगा। तब भगवान के सामने रोना शुरू कर दिया मैं। मेरे भैया थे बस घर पे, तो भैया बैठे थे पीछे, भैया थोड़ा कंसोल कर रहे थे। फिर बाहर आके सोफे पे बैठा सर, और वहां पे क्या हुआ पैरेलली बताता हूं। वहां पे मम्मी पापा बस निकले मंदिर से, और यहां पे ट्रू कॉलर पे देखता हूं सीए रंजित कुमार अग्रवाल। एकदम देखते ही कुछ नहीं सर, सिर्फ भैया के आंखों में देखा, क्योंकि हम दोनों ऐसे फोन लेके ऐसे ही बैठे थे सर। वो आते ही एकदम जो आई कांटेक्ट हुआ, और भैया रोना शुरू कर दिए। वो दिख जाता ना थोड़ा आंखों में, वो ज्यादा जोर से नहीं रोते, बस आंखें नम हो जाती है। और फिर मैं रोना शुरू कर दिया, कॉल उठाया नहीं मैंने, रोना शुरू कर दिया वो टाइम पे। अब मैंने उठा के पूछा कि आप कौन। अब मैं भी थोड़ा बता रहा, मुझे थोड़ी पता किसका कॉल आया है। तो वो उन्होंने बताया अपना इंट्रोडक्शन में, फिर बोलते कि आपको एवर हाईएस्ट मार्क्स आया है, यू हैव स्कोर्ड 508, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आया है। सर
गूज बम्स मोमेंट था सर वो, पता है, एकदम एकदम सरियल गूज बम्स मोमेंट। और उस वक्त मैंने सर को बोला, रंजीत सर को, कि सर आप प्लीज मुझे 2 मिनट दो, मैं पापा को कॉल करता हूँ। पापा को कॉल किया, पापा से पूछा आप कहां पे, बोले अभी बाहर आया हूं। तो सोचो वहां पे भगवान ने पूरा ऐसा घुमाया कि बस राम जी बोले कि मैं तुम दोनों को आशीर्वाद दूं। और यहाँ पे मंदिर में बैठा था मैं घर में, और जैसे ही मैं निकला, पापा मम्मी निकले, तब कॉल आया। जो 6 बजे का रिजल्ट होना था वो पोस्टपोन हुआ, और सब कुछ ऐसा अलाइन हुआ कि बस ऐसा लग रहा था कि भगवान ही साथ में और भगवान ने ही रिजल्ट लेके आया। और जब पापा मम्मी को सर ने, मैंने नहीं बोला कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आया, डायरेक्टली पापा मम्मी को सर ने बोला। और जो पापा मम्मी जो चिल्लाए सर, वहां पे रोड पे सुनसान रोड है, और इतना जोर से चिल्लाने वाली खुशी वो आई, आवाज आई, और मम्मी रोना शुरू कर दिए, पापा रोना शुरू कर दिए। यहाँ पे मैं रो रहा हूं। ऐसा लग रहा था कि 5 साल 4 साल इतनी जो मेहनत, इतने रात निकाले, इतने दिन निकाले, इतना पढ़ाई किया, सब कुछ वो मोमेंट के लिए था सर, और कुछ नहीं। वो जब मम्मी पापा रोए थे ना कॉल पे, और जो भैया को गले लगा के रोया था ना सर, सब कुछ बस वही मोमेंट के लिए था, मुझे तो ऐसा लगा। और उसके बाद में ना एक और मोमेंट हुआ था, 2 दिन के बाद पापा को किसी का कॉल आया था, मतलब जहां पे वो पहले रहते थे, वो बहुत बुजुर्ग आदमी, उन्होंने बोला कि हेरम ने, हर्षु बुलाते वहां पे, हर्षु ने दादाजी का नाम पूरे समाज में रोशन कर दिया है। तो वो दिन लगा कि जिनकी वजह से शुरू किया था, अभी उनका नाम रोशन हो गया है। तो फाइनली लगा कि आई हैव अचीव्ड समथिंग इन माय लाइफ। मेरे को याद है अपनी बात शायद उस कॉल के बाद हुई थी। हाँ सर। तो जैसे ही वो कॉल हुआ था, मैं आपको ये भी बताता हूं, रिजल्ट के 15 दिन पहले, मैंने इसका इंस्टाग्राम पे भी डाला है स्क्रीनशॉट, रिजल्ट के 15 दिन पहले हेरम का बहुत बड़ा मैसेज आया था। बोले सर मैं 500 प्लस मार्क्स लेके आ रहा हूं, मैं AIR 1 लेकर के आ रहा हूं, और मैं लाऊंगा ही बोले। और फिर हमारी कुछ और पर्सनल बातें लिखी थी। हाँ। तो मैंने ये कर दिया था, और मेरे को पता था, मैं आपको जेन्युइनली बताता हूं, मेरे को उस टाइम नहीं लगा कि ये तुरंत आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया था, क्योंकि मेरा नानी घर हैदराबाद है, और मैंने 2-3 बच्चे जो हैदराबाद से कनेक्टेड थे उनसे बात करी। मैंने बोला यार ये बंदा कौन है, पहले मेरे को ये बताओ। फिर मेरे को याद आया, मैं बोला यार, फिर अपने पुराने जो चैट थे मैंने वो खोल के देखा, मैं बोला अरे ये तो वो निकला, ये तो वही निकला। एंड देन मैंने बोला अरे ये तो हेरम है शायद, आई गेस कुछ सिचुएशन थी, फोटो चेंज हो गई थी, और सब चेंज हो गया था। तो मैंने 2 दिन बाद का मैसेज किया, मैं हेरम भाई सूट सिलाओ तुम तो AIR 1 के लिए, तो डायरेक्ट सूट सिला, बिकॉज ये था। और मैं मतलब ऑलमोस्ट, हाँ ये हर बच्चे को मैं कहता हूं, मैं बिलीव करता हूं, देखिए रैंक बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जो बहुत बड़ी बात वो ये है कि स्ट्रगल्स के बाद, एक बहुत एवरेज सिचुएशंस के बाद जब आप आगे आते हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है ना। मतलब मैं बिलीव करता हूं कि ऑलमोस्ट भारत का हर बच्चा जो इस एग्जामिनेशन को पास करता है, वो मतलब वो डिजर्व करता है इस लेवल्स को। पर डेफिनेटली एक एज मिलता है जब आप रैंक के अंदर में आते हो, तो आपको बहुत बड़ा एज मिलता है। तो हमारी रात में 11:30 बजे, अच्छा उसके बाद भी हमारी बात हो रही थी कि यार आना ही है, रैंक है, और ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। 11:30 बजे वो कॉल होने के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट जैसे ही ओपन किया, मैं खुद उछल पड़ा, मतलब भाई ये तो हो गया, भाई ये तो हो गया। और उसी टाइम इसका कॉल आ रहा है कि सर हो गया, मैं आ गया, अचीव हो गया। और भाई साहब मैं आपको बताता हूं, ये जो मम्मी पापा के रोने वाला सीन आप बता रहे ना, क्योंकि उस टाइम पे सेम मम्मी पापा के साथ में कॉल पे मर्ज मैं भी हुआ। मैं भी उस टाइम पे कॉल पे मर्ज हुआ, एंड आई वाज लाइक, उनकी जो पापा की आवाज थी ना, मतलब मैं एज अ पेरेंट अब इमेजिन कर सकता हूं कि जो खुशी है ना, कितना भी पैसा दे दे, कितना भी कुछ कर ले, वो वापस नहीं आ सकती। और ये जो मूवमेंट है ना सर, ये मूवमेंट के लिए कुछ करो। मैं पूरे भारत को बोलता हूं सर, आपका असली दौलत ना आपके पेरेंट्स है, उनकी खुशियां है, आपकी खुशियां है। ये जो बनोगे ना तुम, है ना, मैं आपको बोलता हूं आज हेरम बैठा हुआ है, शायद हम दोनों के साथ ही फ्यूचर में तुम इधर बैठे होंगे, है ना, मैं आपको ये बात बोलता हूं। बट जब हम ये चीज रिकॉर्ड कर रहे होंगे ना, तब इसका जज्बा बहुत अलग होगा, एनर्जी बहुत अलग होगी। और साहब इस तरीके का कोई वीडियो जब आपके पेरेंट्स देखेंगे ना सर, वो ही खुद आपके हैप्पी फैमिली में इसको डालते बैठेंगे, पूरे समाज में डालते बैठेंगे, और हर जगह डालेंगे कि भैया मेरे बच्चे ने नाम किया है। क्योंकि सर यही दौलत सबसे बड़ी दौलत होती है लाइफ की, कि आप खुश हो, आपके पेरेंट्स। आज सोच करके देखना, इमेजिन करके देख यार, पेरेंट्स जब
पहले उनसे इसकी पहचान थी, आज इससे उनकी पहचान हो गई है, ये सिचुएशन बदल गई है। आप समझ रहे हो बात को? तो ये जो पाला है ना, ये आपको बदलना होगा। मैं मेरा एक्सपीरियंस भी अगर आपको शेयर करूं छोटा सा, तो पहले मेरे भी भाइयों को लगता था तो यार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पेरेंट्स ने ये नहीं किया। पर आज जब वो इस चीज को देखते हैं वो बड़े खुश होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने मेरे फैमिली भी ग्रुप पे भी डाला था कि यार वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज अचीव्ड AIR। तो मेरे डैड ने उसको 5 अलग अलग समाज वाले ग्रुप पे डाल दिया कि भैया मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ किया और उसका स्टूडेंट कुछ इस तरीके से आया है ना। सो यस, दिस हैपेंस। तो दिन कैसा था, मतलब रैंक में आने के बाद या CA पास होने के बाद मैं आपको कहूंगा क्या बदल गया, फिर लोगों के रिएक्शंस क्या थे? एक आंटी का तो आपने बता दिया एक और आंटी का बताता हूं। बाकी लोगों के रिएक्शन और देखने के नजरिए क्या हो गए? एक नजरिया तो बता दो, एक और आंटी का बताता हूं। तो ऐसा हुआ, रिजल्ट देखो आंटियों को सीरियसली मत लो, यही बात आती है। रिजल्ट आया तो अब सब लोग विश कर रहे थे। तो एक आंटी थी, उन्होंने ऐसा बोला कि क्या है, रैंक ही तो आया ना, फर्स्ट रैंक ऐसा बोला। वो तो ठीक है ना, उसमें इतना करने का क्या है कि तुम लोग इतना सब कर रहे हो। ओह, तो मेरी मम्मी को किसी ने बोला कि वो आंटी ने ऐसा बोला, तो मेरी मम्मी ने आके ऐसा बोला मुझे कि ऐसा ऐसा हुआ। बोला छोड़ो, जान दो, क्या करना है अपने को। फिर 1 महीना हुआ, फिर वो आंटी का मम्मी को कॉल आता है कि मेरी बेटी अभी 12th में है, तो अभी वो CA फाउंडेशन देना सोच रही है, तो अगर कुछ है तो गाइडेंस चाहिए हेरम से। तो वहां से वहां तक रिजल्ट के बाद भी लोग पलटते हैं ऐसा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या पलटा, और लोगों के देखने का नजरिया मेरी तरफ, मेरे मम्मी पापा की तरफ, पूरे फैमिली की तरफ। जहां पे बस हम लोग बैठे हैं, थोड़े लोग जानते हैं, 10-15 लोग, आज समाज के पूरे लोग जानते हैं कि हाँ ये हिरम के मम्मी पापा है, ये हिरम है, ये हिरम का भाई है, ये इसने अचीव किया है। और जहां भी जाता हूं ना, आई फील वो रिस्पेक्ट मिल रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेहनत की वो फाइनली वो पे ऑफ हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था 2-3 दिन तो ऐसा था कि बस आधे घंटे में कुछ ना कुछ अपॉइंटमेंट है। मेरे पापा की बेस्ट फीलिंग थी, पता है, कंटिन्यू कॉल आ रहे थे, कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू। एक कॉल पे बात करो, पीछे 5 कॉल आ रहे, एक कॉल पे बात करो 5 मिस कॉल हो रहे, 200 300 250 400 मिस कॉल हुए, इतने मिस कॉल हुए थे टोटल। अभी वो मोमेंट पे क्या हो रहा था, सब लोग बोल रहे थे कि हमारे से मिल, हमारे से मिल, हमारे से मिल। अब मैं बोला था मेरा कुछ नहीं, मेरे पापा से बात करो, उनके पास पूरा स्केड्यूल है मेरा। तो ये भाई साहब मैं समझ सकता हूँ पप्पा ने क्या फील किया होगा, चलो मेरे बच्चे से मिलने के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं। तो इस बात के बाद एक और पॉइंट आता है कि नजरिया बदला लोगों का। बदल गया। तो क्या नजरिया, मतलब और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कि हाँ यार सर ये बहुत मजा आया, ये बहुत अलग लगा, मतलब समाज में आप गए? क्योंकि मेरी भी बात हुई थी, मासी से बात हुई थी मेरी, कि मासी समाज में वहां पे हैदराबाद में एक्टिव है, तो फेलिसिटेशन एंड ऑल। तो वहां लोगों का क्या रिएक्शन था? एक तो सिर्फ एक जगह नहीं, हर जगह जहां भी जा रहा हूं ना सर, सब आगे एक तो फोटो खिंचा रहे हैं, ऐसा लग रहा है अब सेलिब्रिटी है भाई, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। अब मैं ठहरा हूं ना, यहां से एक जना खींचा रहा है, यहां से खींचा रहा है, तब लग रहा है किसमें देखो वहां पे, तब इधर सोच रहा हूँ उधर सोच रहा हूँ, जब तक सामने से कोई खींच रहा है तो सामने देख रहा हूँ, वो वाली फीलिंग आ रही थी। लोग आके ऑटोग्राफ पूछ रहे थे, मैं बोला तो मैं CA बन गया हूँ, यहाँ वहां साइन नहीं करोगे। वैसा भी हुआ। एंड देन मतलब लोग आते हैं, मिलते हैं सामने से, चाहे वो छोटा रहो बड़ा रहो, सेम उम्र का रहो, वो रिस्पेक्ट सबसे मिलती है सर। वो चेंज हो गया पूरा नजरिया। वैसे कभी सोचा था लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी? वही बोल रहा हूँ सर, एक्सपेक्ट किया था कि AIR1 आएगा, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा चेंज होगा, ऐसा लोग अप्रोच करेंगे मुझको, मेरे फैमिली को, मम्मी पापा को, कभी नहीं सोचा था। तो ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग था। अभी आपने बोला था कि पप्पा को ऐसा आ गया था कि 400-500 कॉल, मिस कॉल और सब। हाँ, मैं उनको बोल रहा हूँ कि पापा से बात कर लो, पापा अरेंज कर लेंगे। फिर पापा मेरे को कॉल करके बोल रहे हैं कि ये टाइम तेरे को ये जाना है, फ्री है क्या, ये टाइम पे इधर से वहां जाना है तेरे को, वैसा हो जा रहा था 2-3 दिन। तो पापा एकदम पर्सनल असिस्टेंट बन गए थे मेरे। तो भाई साहब आप एक बात देखिए, कितनी जबरदस्त लाइफ चेंज हो जाती है। लाइफ को अगर बदलना है तो आज कुछ सैक्रिफाइसेस जरूर करने पड़ेंगे। आपने भी कई सैक्रिफाइस किए होंगे, एंटरटेनमेंट का सैक्रिफाइस, टाइम का सैक्रिफाइस, नींद का सैक्रिफाइस। क्या ये सब सैक्रिफाइस ऑफ वर्थ लगता है? हर एक सैक्रिफाइस। मैंने ना स्पेसिफिकली एक और सैक्रिफाइस बोलता हूं, जब ये 2024 स्टार्टिंग से मैंने मीठा छोड़ दिया था, मीठा और स्पेसिफिक कुछ खाना जो मुझे पसंद है कि AIR1 लाके खाऊंगा।
और रैंक आने के बाद 1.5-2 महीने में भगवान ने इतना मीठा खिलाया है, एक दिन नहीं गया जिस दिन मैंने मीठा नहीं खाया अब तक। तो भाई साहब देखो, कुछ संडे छोड़ने पड़ेंगे, कुछ त्योहार छोड़ने पड़ेंगे, कुछ अपनों को छोड़ना पड़ेगा और कुछ सपनों को छोड़ना पड़ेगा, तो जाकर के ये चीज होने वाली है। हर एक से भी नहीं होने वाला, लेकिन जो ये सोच लेता है कि यार मैं कर ही लूंगा, उससे हो जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है। यस, चलिए आ जाते हैं पॉडकास्ट के एंड के ऊपर। आई एम श्योर आपको फेयरली सारी डिटेल्स पे पता चल गया होगा क्या फ्यूचर प्लान है, क्या पैकेज ऑफर हुए हैं। ये एक सवाल ऑलमोस्ट सब जानना चाहते होंगे कि रैंक आने के बाद, क्योंकि हिरम ये वीडियो हर वो बच्चा देख रहा है जो 11वीं-12वीं में भी है, हाँ। वो भी देख रहा है कि यार फ्यूचर ऐसा होता है। तो क्या पैकेज ऑफर हुए हैं, मतलब पैसे की बात कर लेते, धंधे की बात कर लेते थोड़ी सी। देखो भाई, अब रैंक आया तो अब तो पहली बात तो ये कि तुम कंपनियों के पास नहीं जाओगे, कंपनियां तुम्हारे पास चल के आएंगी, फिर तुम्हें ऑफर करेंगी, तुम्हें अप्रोच करेंगी। तो अब रैंक आए तो सोच लो बस 30-35 तुम नेगोशिएट करो, 40-45 तक भी जाए वो तुम्हारे ऊपर है। और कंपनियां तो अप्रोच करती है वैसे अभी, लेकिन वो उतना वो नहीं है सर, मतलब अभी डिपेंड्स। क्योंकि मेरा ना वैसा हो गया है कि मैं जॉब प्रोफाइल देख रहा हूँ मोर ऑफ, कि कौन से प्रोफाइल में मेरी ज्यादा ग्रोथ है, मेरा इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि कहीं पे मुझे ज्यादा कैश फ्लो मिल जाए, ज्यादा पैकेज मिल जाए, लेकिन अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर क्या ही मतलब है। मतलब मेरा खुद को वैल्यू नहीं मिलेगा मेरे को। तो अभी परफेक्टली सोचा नहीं है कौन सी कंपनी में जाऊंगा, क्या पैकेज पे जाऊंगा, लेकिन थोड़ा अभी 1-2 महीने में, 2 महीने नहीं, 1 महीने में आराम से वो रिकंसल करूंगा क्या क्या करना है आगे। अभी ट्रैवल प्लान्स भी है इसमें कुछ? ट्रैवल प्लान्स तो नहीं है सर अभी कुछ भी। अभी ट्रैवल प्लान नहीं है। अच्छा, मतलब ट्रैवल मतलब ऐसे ही घूमने जाना भाई, अब इतनी बड़ी एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया। नहीं, घूमने तो जाना है सर, घूमने तो जाना है ऑब्वियसली। बस आर्टिकलशिप मेरी अभी 10-15 दिन की बाकी है, उसके बाद बस घूमना ही है फिर तो फैमिली के साथ। हाँ, और एक और चीज, ऑब्वियसली कुछ लोग जो होंगे घर परिवार वाले वो भी देख रहे होंगे, शादी का भी कुछ प्लान। अच्छा, शादी के भी रिश्ते बहुत आ गए होंगे यार। हाँ, शादी के रिश्ते तो मतलब ऐसे मम्मी पापा के पास शादी के भी रिश्ते बहुत सारे आ गए होंगे। हाँ, मम्मी पापा बता नहीं रहे, उनको बोल रहा हूँ मैं बताओ बोल के। अच्छा, तू भाई साहब यही पीछे पड़ा हुआ है, समझ रहे हो बात को? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ऐसा समाज के फंक्शन में कोई गया ना, लोग आके बस उम्र पूछ रहे कितनी है, 2-3 तो ऐसे पूछ लिया उम्र कितनी है, शादी का कब है। ये तो पूरा भारत भी जानना चाहता है उम्र कितनी चल रही है तेरी। 21 साल 3 महीने। हाँ जी साहब, 21 साल 3 महीने, मतलब ये तो मतलब देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। 21 साल के अंदर में बंदे ने भाई साहब तोड़ फाड़ मचा रखी है। मजेदार। अभी तो 27-28 में करूंगा सर शादी। 27-28 फिर तो क्यों बोल रहा है मम्मी पापा को ढूंढने के लिए? नहीं ढूंढो, वो तो ढूंढ ली है, अब तो मेरे पास ऑप्शन है ना। अच्छा, मेरे पास भी ऑप्शन है। मैं बिहाइंड द सीन्स कुछ बता रहा था। चलिए, अल्टीमेटली एक संदेश मैं चाहता हूं कि आप उन सब को दो, और स्पेशली आप ही दो, जो बच्चा फेल हो जाता है, इसने ओवरकम कैसे करना चाहिए, इसने पढ़ाई कैसी करनी चाहिए, इसका नजरिया क्या होना चाहिए, और इसने चीजों को सुधारना कैसे चाहिए। ओके सर, तो मैं मेरा प्लान बताऊंगा कि मैंने कैसे पढ़ा, एंड हाउ, मैं ये भी बताऊंगा कि हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट इट इन योर ओन प्लान। चाहे आप फेल हुए हो, या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप पास होना चाहते हो, या आप रैंक लाना चाहते हो, व्हाटसोएवर। लेट्स गो ऑन टू द सब्जेक्ट्स फर्स्ट। आप जब पढ़ रहे हो ना, तो बाइफरकेट योर सब्जेक्ट्स प्रॉपरली। जो आपको इंटरेस्ट है वो वाले अलग कर दो, और जिसमें आपको डर लगता है ना, आप वो वाले पूरे अलग कर दो। अभी आपको प्लान ऐसे करना है कि आप एक दिन में दोनों कवर करो। क्योंकि अगर आप सिर्फ जो आप इंटरेस्टेड वाले पढ़ रहे हो ना, आप खुशी खुशी पढ़ लोगे, लेकिन जब आपका वो सब्जेक्ट्स आएंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए ऑडिट था, ऑडिट आया, वो टाइम पे अगर तुम वो पढ़ते जा रहे हो ना पूरा दिन, तुम्हें वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा, तुम्हें मजा नहीं आएगा वो मोमेंट पे। इसलिए तुम लोग प्लान ऐसा करो कि तुम लोग दोनों सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ो। अभी मोर ऑफ इट एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब तुम पढ़ रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए ऑडिट मुश्किल था, तो मैंने क्या क्या पता है, सपोज आज मैंने कुछ एक चीज पढ़ी, नेक्स्ट डे इमीडिएटली सेम चीज को मैंने 30 मिनट्स में रिवाइज किया। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 4 आवर्स पढ़ा, कल सेम चीज मैंने 30 मिनट्स में रिवाइज की, क्यूमुलेटिव रिविजन बोलते हैं हम इसको। एंड द थर्ड डे, उसके बाद वाले दिन, जो पहले दिन पढ़ा था ना, वो 10 मिनट में रिवाइज किया। तो बेसिकली इट वेंट लाइक 4 आवर्स फॉर वन टॉपिक, देन 30 मिनट्स इन द नेक्स्ट डे, देन 10 मिनट्स।
अलॉन्ग विथ 30 मिनट्स एक नया 4 आवर्स का टॉपिक भी है। जब आप क्यूमुलेटिव रिवीजन करते हो ना, नॉट ओनली ऑडिट, जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो ना, उसका क्यूमुलेटिव रिवीजन किया करो। सो व्हेनेवर यू डू क्यूमुलेटिव रिवीजन, वो टाइम पे तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो पर्टिकुलर टॉपिक्स बैठ जाता है एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द फर्दर रिविजन्स। मतलब जो क्यूमुलेटिव रिवीजन एक बार करके बाजू रख दिया ना तुमने, जब बाद में तुम वापस वो पेज को भी देखोगे ना, तुम्हें वो पूरा फ्लो याद आ जाएगा, तुम्हें कंटेंट याद आए ना आए, वो पेज की तुम्हें पिक्चर याद आ जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड फोटोग्राफिक मेमोरी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने वो एक स्ट्रेटेजी अपनाई। एंड वन मोर थिंग विच आई फील कि आई डिड डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स वाज आई प्लान माई एंटायर डे प्रॉपरली। मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि मैं आज कभी सुबह पढ़ रहा हूं, कल रात में पढ़ रहा हूं। मैं डेली बस एक ही टाइम पे पढ़ता था। आप रात में पढ़ो चाहे दिन में पढ़ो, बस यू फॉलो सेम स्केड्यूल एवरी डे, उसको चेंज मत करो। क्योंकि व्हेन यू फॉलो द सेम स्केड्यूल एवरी डे नो, योर माइंड गेट्स ट्रेन्ड टू ऑपरेट इन दैट मैनर, और वो टाइम पीरियड पे तुम्हारा माइंड जल्दी जल्दी चलता है एंड इट ग्रास्प्स इजीली। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा बताता हूं। मैं और मेरे 2 दोस्त थे, हम लोग 3 बजे उठते थे डेली। 3 to 3:45 फ्रेशअप होते थे, यहाँ बैठते थे, थोड़ा भगवान के हाथ जोड़ते थे। देन 3:45 से हम लोग पढ़ना शुरू करते थे। 3:45 to 7:45 4 आवर्स का एक स्टडी शेड्यूल था हमारा, 4 आवर्स का एक स्टडी चंक। 7:45 से 9:30 तक ब्रेक लेते थे, उसमें नहाना, ब्रेकफास्ट, कुछ वर्कआउट करना, मेडिटेशन करना, वो पूरा हो जाता था। फिर 9:30 से लेके 1:30 तक 1 more 4 आवर्स। तो इसके अंदर हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा करते थे। 1:30 से 2:30 तक लंच ब्रेक था। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप देखो ये जो 4 घंटे हैं, 4 घंटे के बीच में भी छोटे छोटे टॉपिक होने के बाद हम 2-2 मिनट के ब्रेक ले लिया करते थे, 2 मिनट 5 मिनट, ऐसा नहीं कि बस कंटिन्यू बैठे ही हैं। अभी 2:30 बजे तक लंच हो गया, फिर 2:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक 1 more 4 आवर्स वी यूज्ड टू स्टडी 1 more सब्जेक्ट। तो यहां पे अपने हुए टोटल 12 घंटे हुए। अभी ना हमारे पास 6:30 से लेके 9 बजे तक का बफर पीरियड था। अभी बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम जो टारगेट लगा रहे हैं ना, वह टारगेट पूरा हो नहीं रहा है, तो उसको कैसे अकम्प्लिश करें, वो टारगेट कल की तरफ चला जा रहा है। तो हम लोग क्या करते थे, 12 घंटे की पढ़ाई तो हुई मेन, उसको छोड़ के हमारे पास 6:30 से लेके 9 बजे तक का 2.5 घंटे का बफर टाइम था। अगर कुछ भी हमारा रह गया पूरे दिन में, तो हम लोग वो 2-2.5 घंटे में कवर कर लेते थे। ऐसा करने से क्या हुआ, हमारा कभी भी आज का टास्क नेक्स्ट डे पे स्पिल ओवर नहीं हुआ। जो कि बहुत, जो मेरे दोस्त थे या मेरे जूनियर्स भी जिन्होंने मुझसे इंटरेक्ट किया है, उनकी प्रॉब्लम्स रही है। तो आई सजेस्ट यू प्लान योर डे प्रॉपरली एंड देन क्रिएट बफर टाइम ईच एंड एवरी डे। एटलीस्ट 1 घंटा लगाओ, ताकि तुम कुछ भी अगर मिस कर दो तो वो 1 घंटे में उसको कवर कर दो। सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स विच आई वुड सजेस्ट यू टू फॉलो एंड दिस विल लीड यू टू सक्सेस फॉर श्योर। थैंक यू। तो सर, हिरम ने आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, फेल होने के बावजूद भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोर्स आपको बहुत कुछ देगा। और मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, मैं खुद फेल हुआ हूं इस एग्जामिनेशन के अंदर में, लेकिन मैं आपको बताता हूं नंबर ऑफ अटेम्प्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2 बार, फॉर दैट मैटर 3-4 बार भी अगर आप फेल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप सीए ही रहते हैं। यस और नो, मेहनत करते रहो। जिस दिन तुम सीए बनोगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन लाइफ पूरी अलग रहेगी। और सर, अगर आप रैंक जैसी चीज में आ जाते हैं, तब तो आपका पूरा यूनिवर्स ही डिफरेंट रहेगा। हो सकता है आप डिफरेंट गैलेक्सीज में पहुंच जाओ। हम हिरम की मेहनत को रिवॉर्ड करने के लिए मैंने एक कमिटमेंट किया था, जो मैं हर लेक्चर में करता हूं, कि अगर आप जेन्युइनली मेहनत करते हैं तो मैं आपकी इस मेहनत को जरूर रिवॉर्ड करूंगा। मैं क्लास में भी बोलता हूं, बोला है सर, कि अगर आप सिंगल डिजिट AIR आते हैं तो एक पॉडकास्ट तो मैं ऐसा लूंगा ही लूंगा, और दूसरा मैं ऐसी चीज दूंगा जो आपके लाइफ लॉन्ग काम आए। आज हम लोग हमारे तरफ से हिरम को एक iPad और पेंसिल दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसकी मेहनत, इसके परिवार के पेशेंस के लिए, इसकी मेहनत के लिए, ताकि लाइफ टाइम ये जो भी करे, जॉब करे, प्रैक्टिस करे, आगे चल के टीचिंग में आ जाए। राइट? तो ये चीज उनको जरूर हेल्प हो, लाइफ टाइम हेल्प हो। सर, दिस इज फॉर यू एंड रिवॉर्डिंग योर होल सक्सेस। ये बहुत छोटी चीज है जो अचीव किया है आपने उस चीज के लिए, बट ये एक छोटी सी चीज भी मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे से रखेंगे, बिकॉज ये मेहनत से आई वाली चीज है। और आई एम श्योर जब मम्मी इसकी पूजा करेगी, पापा इसकी पूजा करेंगे, तो एक कोई इमोशनल मोमेंट जरूर बनेगा। बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट। मैं आपको बता रहा हूँ सर, जब रिजल्ट आया ना, उसके पहले से बोल के रखा था कि
आएगा रिजल्ट फर्स्ट और विजय सर आईफोन देंगे, लेकिन लास्ट में मैंने बोला नहीं आईफोन नहीं सर, आईपैड दे दो, क्योंकि परसों ही मेरा फोन खराब हुआ था। लेकिन वो मोमेंट मम्मी पापा भी वेट कर रहे थे कि आए रिजल्ट और जो सर ने गिफ्ट बोला है वो गिफ्ट दे, तो वो फाइनली अब पूरा होगा वो सपना भी। सर बात जो है इसकी नहीं है, गिफ्ट की नहीं है, बात यह है कि जब आप कोई मेहनत करते हो और रिवॉर्ड मिलता है तो बड़ा मजा आता है। हाँ, बहुत मजा आता है। आप जब मेहनत करते हैं, आप रिवॉर्ड देते हैं तो आपको बड़ा मजा आता है। और ये बहुत छोटी चीज है जो चीज आप अचीव करने जा रहे हैं उसके लिए, बट हाँ एक छोटा सा रिवॉर्ड है ना, हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन दे देता है। तो आई एम श्योर आप इस तरीके के बहुत नेक्स्ट लेवल अचीव करते रहे। हम हैदराबाद में मिले, आप पुणे आए, और सर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा हम दोनों मिलकर के शायद आपका अगला इंटरव्यू ले, या हम आपका अगला इंटरव्यू ले। आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल अचीव करें, एक अच्छा डे प्लानिंग, एक अच्छा डिसिप्लिन, अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस, एक अच्छी कोचिंग आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स ला करके देगी, है ना। आज आपका नाम है, कल आपकी पहचान होगी, ये बात हमेशा याद रखिए। और मैं हमेशा कहता हूं पढ़ो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। बाय बाय।